नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल एंड वेलकम टू मैनेज ब्रेन्स। मैं हूं आपका मैथ्स मेंटर राहुल। गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, व्हेनेवर यू आर एंजॉयिंग दिस सेशन स्टूडेंट्स। आपको पता है कि आपके क्लास 8 और सारी क्लासेस के मतलब 6, 7, 8 के एग्जामिनेशंस आने वाले हैं। बेसिकली आजकल तो साल भर एग्जाम चलते ही रहते हैं, हर कभी पीरियोडिक टेस्ट, कभी यूनिट टेस्ट, कभी एग्जाम टर्म एग्जामिनेशन। तो इन सारे एग्जामिनेशंस में आप सभी हमेशा सफल हो, ये हमेशा हमारी कामना रहती है। हमारी पूरी टीम हमेशा ये ट्राई करती है कि आप हमेशा इन सारे एग्जाम्स में सफल हों, और हमें विश्वास है कि एक दिन आप जरूर कामयाब होंगे, एक दिन हम सब कामयाब होंगे। बट लेकिन उस कामयाबी तक पहुंचने की जो रास्ता है, वो जो मंजिल तक पहुंचने की जो डगर है, वो बहुत आसान है यदि आप अच्छे से पढ़ाई करेंगे, हमारा साथ देंगे, हमारे साथ अपने कॉन्सेप्ट्स को स्मूथ बनाएंगे और अच्छे से पढ़ाई करेंगे। बस इतना करना है आपको और आप आसानी से अपनी मंजिल को पा जाएंगे। चलिए, आज का जो हमारा रास्ता, आज का जो हमारी जर्नी है हमारी मंजिल की तरफ, वो है कक्षा 8वीं के गणित जो हम पढ़ रहे हैं उसकी एनसीईआरटी एग्जाम्पलर जी, जो कि बहुत ही सम्माननीय, रिस्पेक्टेड है, आदरणीय है। प्रणाम है दीदी जी को, क्योंकि ये बहुत ही अच्छी किताब है। वैसे तो दिखने में टफ लगती है परंतु है बहुत आसान यदि आप अच्छे से इसको सॉल्व करेंगे तो। हाँ, अगर आप ऐसे कभी भी रैंडमली उठ के सॉल्व करने बैठ जाएंगे तो शायद आपको वो टफ लगे, बट आप एक फ्लो में चलेंगे, पूरे कॉन्सेप्ट को समझते हुए चलेंगे और अपने ऊपर विश्वास रखेंगे तो पक्का आपके सारे सवाल सॉल्व हो जाएंगे। चलिए, तो हम लोग इसमें पढ़ रहे हैं एग्जाम्पलर का यूनिट 10, जिसका नाम है डायरेक्ट एंड इनवर्स प्रोपोर्शन। ये यूनिट का ये तीसरा या चौथा सेशन है। इसके पहले हम 2 सेशन डिलीवर कर चुके हैं। पहले सेशन में हमने आपको कॉन्सेप्ट रिव्यू करवाया था और एमसीक्यू सॉल्व किए थे अलॉन्ग विद एग्जांपल्स। दूसरे सेशन में हमने फिल इन द ब्लैंक्स एंड ट्रू वॉल्स को खत्म किया है। तो यदि आपने इनमें से कुछ नहीं देखा है तो प्लीज जाइए, देखिए और फिर उसके बाद आगे बढ़िए। ठीक है, चलिए, आज का जो सेशन है वो फोकस करेगा हमारे सब्जेक्टिव क्वेश्चंस पे, जो कि शुरू होते हैं सवाल नंबर 63 से। इसके पहले के सवाल नंबर 62 तक पिछले सेशन में कवर हो चुके हैं, पिछले 2 सेशन में। तो यदि आपने नहीं देखा है तो फिर से रिमाइंडर। ठीक है, चलिए, क्वेश्चन नंबर 63 क्या बोल रहा है आपसे? इफ x वेरीज इनवर्सली एज y, इफ x वेरीज इनवर्सली एज y and x is equal to 20 and y is 600, find the value of y when x is 400। चलिए, x वेरीज इनवर्सली, इनवर्सली का मतलब क्या होगा सर? दोनों उल्टा चलते हैं, एक इंक्रीज होगा तो दूसरा डिक्रीज हो जाएगा। ठीक है, ये होता है इनवर्सली का मतलब। अब यहां पे इनवर्सली का एक और मैथमेटिकल मीनिंग क्या होगा कि उनका जो कांस्टेंट है वो कैसे आएगा सर? वो आएगा प्रोडक्ट से। इनवर्सली में प्रोडक्ट और डायरेक्टली में डी से डायरेक्ट, डी से डिवीजन। तो यहां पे आप कह सकते हैं कि भाई x इंटू वाई इज इक्वल टू के के बराबर आएगा। तो मतलब 20 इंटू 600 करने पे आपको कितना मिलेगा? k की वैल्यू मिलेगी। अब यहां पे 6 दूनी 12 और 3 शून्य, तो 12,000 यहां पे हो जाएगी k की वैल्यू। अब ये हो गया हमारा इनिशियल पार्ट कि यहां तक हमें क्या क्या जानकारी मिल गई। तो यहां तक हमें इनवर्स प्रोपोर्शन मिल गया, तो मतलब हमें प्रोडक्ट निकालना है, ये पता चल गया। उसके बाद x और y की वैल्यू गिवन थी, तो भाई x और y की वैल्यू को हमने प्रोडक्ट का इस्तेमाल करके कांस्टेंट वैल्यू पता कर ली। अब इस कांस्टेंट वैल्यू की मदद से हम आसानी से आगे का पार्ट कर सकते हैं। चलिए, अगले पार्ट में क्या बोल रहा है? यदि x है 400 तो y कितना होगा? अब ये कैसे पता लगेगा सर? इनवर्स प्रोपोर्शन है, मतलब मल्टीप्लाई करने पे सेम आएगा, कांस्टेंट वैल्यू ही आएगी। तो आप कह सकते हैं 12,000 इज इक्वल टू 400 इंटू वाई। आप डिवाइड करेंगे तो 12,000 डिवाइड बाय 400, शून्य से शून्य कैंसिल हो जाएंगे, 4 1 जा 4 3 जा। आपका जवाब आएगा y की वैल्यू इज 30। कितनी है y की वैल्यू? y की वैल्यू है 330। चलिए, ये आपने क्या किया? आपने इनवर्स प्रोपोर्शन था, एक बार चेक भी कर लीजिए। x 200 y 600। ठीक है, यहाँ पे x 200 था, y 600 था। अब आपने x को इंक्रीज कर दिया बहुत ज्यादा, तो y भी डिक्रीज होना चाहिए, और y डिक्रीज हो रहा है। 600 से कितना हो गया? केवल 30 पे आ गया, विच क्लियरली शोज कि हाँ ये इनवर्स प्रोपोर्शन है। चलिए, इनवर्स प्रोपोर्शन का गोल्डन रूल कि सर एक तो उल्टा जाएंगे और दूसरा दोनों का प्रोडक्ट कांस्टेंट होगा। चलिए, वेरी गुड। सवाल नंबर 64 अब की बार क्या बोल रहा है? x वेरीज डायरेक्टली एज y। डायरेक्टली का मतलब क्या सर? d से डायरेक्टली, d से डिवीजन, कांस्टेंट निकालने के लिए हमारा नियम। और डायरेक्टली का मतलब क्या होगा? जब x इंक्रीज होगा तो y भी इंक्रीज होगा, x डिक्रीज तो y भी डिक्रीज। चलिए,
अब अगर x 40 80 है तो y इज 160, ठीक है। तो आप निकालेंगे यहाँ पे x अपॉन y इज इक्वल टू k का नियम यूज करके कांस्टेंट वैल्यू, जहां पे x है 80, y है 160, आप दोनों को करेंगे डिवाइड तो आपको मिलेगा x अपॉन y की जगह पे 1/2, क्योंकि 8 के टेबल में 2 जा होता है 16। अब k की वैल्यू 1/2 यूज करके हम हमारे सवाल के आगे वाले पार्ट को सॉल्व करेंगे, दैट इज व्हाट इज द y व्हेन x इज 64। चलिए अब आपसे क्या पूछ रहा है वो कि if x इज इक्वल टू 64 है तो y कितना होगा। चलिए अब आपको कांस्टेंट वैल्यू तो पता है 1/2, और डायरेक्ट प्रोपोर्शन का नियम क्या कहता है, साथ में ऊपर जाएंगे साथ में नीचे आएंगे, एंड जो ऊपर और नीचे जाने का रेशियो है x अपॉन y का वो हमेशा कांस्टेंट रहेगा। तो यहां पे डिवीजन कांस्टेंट रहेगा 1/2। अब आप निकालेंगे x की वैल्यू, जो कि ऊपर था x, नीचे आएगा यहाँ पे y, सॉल्व करेंगे आप तो 1 इंटू वाई करने पे आपको मिलेगा 64 इंटू 2। ये क्या हुआ सर, इसे कहते हैं गणित की भाषा में क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। y को 1 से मल्टीप्लाई किया, 2 को 64 से मल्टीप्लाई किया, y की वैल्यू 4 4 8 6 6 12 128 आनी चाहिए। दैट इज रेशियो 1/2 मेंटेन रहेगा। 64 अपॉन 128 कैंसिल करोगे 1/2 आएगा। 80 अपॉन 60 में भी 1/2 आता। आप पैटर्न भी चेक कर लीजिए, जब आप 80 से 64 जा रहे हैं, कम कर रहे हैं, तो ये भी 128 हो रहा है। तो रेशियो मेंटेन है, मतलब आप सही तरीके से सॉल्व कर रहे हैं। दूसरा सवाल हमने कर दिया है फटाफट से समाप्त। तो सवाल क्रमांक 65 क्या बोल रहा है आपसे, L वेरीज डायरेक्टली एज M, ठीक है। L इज इक्वल टू 5 व्हेन M इज इक्वल टू 2/3। चलिए अब यहां पे क्या बोल रहा है, डायरेक्टली का मतलब क्या होगा सर, डायरेक्टली का मतलब होता है D से डायरेक्टली, D से डिवीजन, वेरी गुड। तो मतलब कांस्टेंट वैल्यू कैसे आएगी, डिवाइड करने से आएगी। चलिए तो L अपॉन M करने पे आपको मिलना चाहिए कांस्टेंट। अब वो क्या बोल रहा है सवाल के हिसाब से कि जब L इज इक्वल टू 5, L है कि I है, आप L लिख लो या I लिख लो, एक ही बात है, ठीक है। चलिए और M की वैल्यू है 2/3, तो यहां से आपको आपका K मिल जाएगा, कांस्टेंट मिल जाएगा। फ्रैक्शंस को डिवाइड करना आपने सीखा है, न्यूमरेटर एज इट इज रहता है, डिनोमिनेटर वाला फ्रैक्शन रेसिप्रोकल हो जाता है। तो यहां हो जाएगा 15/2 इज द वैल्यू ऑफ K। चलिए आपको कांस्टेंट मिल गया, अब करना क्या है सर, अब इसी कांस्टेंट की मदद से हम दूसरी वैल्यू भी पता लगाएंगे। अगर आपको पता लगना है कि इफ M इज इक्वल टू 16/3 देन L की वैल्यू क्या होगी, तो भाई L अपॉन M अब भी रहेगा K के बराबर, बिकॉज डायरेक्ट प्रोपोर्शन है। L की वैल्यू आपको पता करनी है, M की वैल्यू आपको दी हुई है, ठीक है, और K की वैल्यू भी दी है। तो भाई L यहां पे लिख दिया, M की वैल्यू है 16/3, K की वैल्यू कितनी दी हमें क्वेश्चन में, 15/2 दी है। अब हम क्या करेंगे सर, ये जो नीचे वाला फ्रैक्शन है वो साइड चेंज करेगा तो वहां पे चले जाएगा। चलिए तो L की वैल्यू हो जाएगी यहां पे 15/2 इंटू 16/3। ये कैसे हुआ सर, ये 16/3 यहां डिवीजन में था, साइड चेंज करेगा तो मल्टीप्लीकेशन। अब 3 और 5 कैंसिल हो, 15 कैंसिल होते हैं, 3 5 जा 2 8 जा, तो L की वैल्यू कितनी होगी, L की वैल्यू होगी 8 5 जा 40। तो जब आपने M की वैल्यू 16/3 कर दी तो L की वैल्यू भी इंक्रीज होके हो गई 40। और यहां पे देखो चेक करने के लिए 2 इंटू 8 करोगे तो आएगा 16/3, है ना। तो यहां पे जब 8 मल्टीप्लाई हुआ तो यहां पे भी 8 मल्टीप्लाई तो 40। आप इस तरीके से तुरंत वेरीफाई भी कर सकते हैं कि अगर मल्टीप्लाई करने पे क्या आ रहा है, और सेम ही चीज ऊपर नीचे मल्टीप्लाई हुई है मतलब ठीक है। अगर यहां पे 8 मल्टीप्लाई हुआ है और यहां पे अगर 7 या 6 मल्टीप्लाई करने पे ये आ जाता तो मुझे एक डाउट होता कि शायद मैंने सही तरीके से सॉल्व नहीं किया है। बट क्योंकि दोनों में सेम नंबर ही मल्टीप्लाई होने पे हमारे दोनों रिजल्ट्स आ रहे हैं 16/3 और 40, मतलब हमने यहां पे सही सॉल्व किया है। तो देखो इस पूरे टॉपिक में ये अच्छी बात है कि आप आसानी से अपना आंसर वेरीफाई कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। चलिए स्क्रीन क्लियर, और हम मूव करेंगे सवाल नंबर 66 की ओर। क्या बोल रहा है आपसे, x वैरीज इनवर्सली विथ y। इनवर्सली का मतलब क्या होगा सर, जो प्रोडक्ट होगा दोनों का वो आएगा कांस्टेंट। क्या आएगा, प्रोडक्ट आएगा कांस्टेंट, मतलब x इंटू वाई करने पे हमें k की वैल्यू प्राप्त होगी। x की वैल्यू 1.5, k की वैल्यू 60,
मल्टीप्लाई करो, जब आप मल्टीप्लाई करेंगे 1.5 इंटू 60 करेंगे, हमारा जवाब आएगा 9 इज द वैल्यू ऑफ के। चलिए, तो 60 इंटू एक डेसिमल के लिए हो जाएगा 15 6 कितना होगा सर, यहाँ पे 90 आएगा क्या, एक बार चेक कर लो। 1.5 इंटू 60 कितना आएगा आंसर, 1.5 इंटू 60 सर 90 आएगा। जी हाँ बिल्कुल, तो के की वैल्यू आ गई यहाँ पे 90। अब आपसे क्या बोल रहा है वो, आपसे बोल रहा है फाइंड एक्स व्हेन वाई इज 4.5। चलिए सेकंड पार्ट में बोल रहा है इफ y इज इक्वल टू 4.5 आपको x पता लगाना है। देखो अब क्योंकि सेम ही कहानी है, एक ही पिक्चर के दो पार्ट है, तो भाई जो कहानी इंटरवल के पहले चल रही थी वो इंटरवल के बाद भी चलेगी। तो जो k की वैल्यू आपको पहले मिली थी वो k की वैल्यू अब भी सही रहेगी। तो k की वैल्यू कैसे मिलती है सर, x इंटू वाई करने पे, तो x इंटू वाई इक्वल टू 90, अर्थात x आपको पता करना है, y की वैल्यू 4.5, ये हो जाएगा 90 के बराबर। तो जब आपने x लिखना है 90 अपॉन यहाँ पे 4.5 मल्टीप्लीकेशन में था, साइड चेंज करेगा तो डिवीजन, तो ये 900 बाय 45 हो जाएगा, क्योंकि आपने नीचे का डेसिमल हटा के ऊपर एक जीरो लगा दिया। जब भी डेसिमल हटेगा एक प्लेस से शिफ्ट होगा तो उसके न्यूमरेटर में एक जीरो आ जाएगा। अगर डिनोमिनेटर की जगह न्यूमरेटर में होता डेसिमल तो डिनोमिनेटर में जीरो आ जाए, डिपेंडिंग ऑन योर क्वेश्चन। ठीक है, चलिए 45 और 90 में पुरानी दोस्ती है, 45 दूनी होता है 90, तो x की वैल्यू बोल रहा है ये 20। कितनी बोल रहा है x की वैल्यू 20। चलिए अब यहां पे ध्यान दीजिए, एक बार आप क्रॉस वेरीफाई भी कर लीजिए, क्या x की वैल्यू, क्या y की वैल्यू इंक्रीज हुई, नहीं सर y की वैल्यू डिक्रीज हुई है, 60 से 4.5 पे आ गई, इसीलिए x की वैल्यू इंक्रीज हो गई 1.5 से 20। ठीक है, तो मतलब यहाँ पे इनवर्स प्रोपोर्शन का जो नियम है वो सही चल रहा है, कम से कम प्रथम दृष्टया कि भाई y की वैल्यू अपने डिक्रीज की तो x की इंक्रीज होनी चाहिए, और वही यहाँ पे हुआ। चलिए यहां पे हम कर सकते हैं स्क्रीन को क्लियर और मूव करेंगे अगले प्रश्न की ओर। सवाल नंबर 67 है हमारा, पहली बार ऐसा क्वेश्चन जिसमें आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना है। पिछले सारे सवालों में आपको दिया गया था कि हूबहू करना क्या है भाई, इनवर्स प्रोपोर्शन, डायरेक्ट प्रोपोर्शन, आपको फॉर्मूला यूज करके आंसर निकालना था, परंतु यहां पे आज आपको इस सवाल में थोड़ा सा अब आपको दिमाग इस्तेमाल करना पड़ेगा कि डायरेक्ट प्रोपोर्शन है या इनवर्स प्रोपोर्शन है। चलिए क्या बोल रहा है, एक कैंप में देयर इज इनफ फ्लोर फॉर 300 पर्सन फॉर 42 डेज। ठीक है, 300 लोगों के लिए 42 दिन का आटा है अपने पास। ठीक है, इस कैंप में हाउ लॉन्ग विल द फ्लोर लास्ट इफ 20 मोर पर्सन जॉइन द कैंप। अब क्या हो रहा है सर, 300 लोग थे, ठीक है, 42 दिन खाना चलता, बिल्कुल। अब 20 नए लोग जुड़ गए हैं तो उनका भी खाना चलेगा, ठीक है, उनको भी आटा चाहिए होगा, उनको भी रोटी चाहिए होगी। तो जो आटा है वो क्या है सर, वो उतना ही है, उसको आप इंक्रीज नहीं कर सकते एकदम से। ठीक है, तो अब आपको बताना है कि यदि यही आटा चलना है आपके पास तो कितने दिन तक भोजन, कितने दिन तक ये आटा चलेगा, यदि व्यक्तियों की संख्या बढ़ जाती है तो क्या पता करना है हमें, यहां पे कितने दिन होंगे। कौन सी चीज यहां पे कांस्टेंट है सर, यहां पे यदि हम देखें तो फ्लोर की जो क्वांटिटी है, ठीक है, तो ये जो क्वांटिटी ऑफ फ्लोर है ये कांस्टेंट है कि भाई ये फिक्स ही रहेगी, भले ही लोग बढ़ जाएं और आपको फिर दिन एडजस्ट करने पड़ेंगे। चलिए अच्छा, कितना फ्लोर है वो हम कैसे पता लगाएंगे सर, उसको पता करने का एक पैमाना ये है कि भाई 300 लोग हैं, 300 पर्सन है, 42 दिन खाना चलेगा तो 42 डेज, तो 300 इंटू 42 करने पे हमें यह मालूम चल जाएगा कि कितना आटा है। 42 इंटू 3 किया, 3 2 जा कितना हो जाएगा 6, 3 4 12, तो 12600 आना चाहिए। कितना 12600। अच्छा ये आपने निकाला कैसे कांस्टेंट अमाउंट, ये कांस्टेंट है सर, कांस्टेंट निकालने के लिए हमने प्रोडक्ट किया। प्रोडक्ट का मतलब क्या होता है सर, प्रोडक्ट का मतलब होता है यहां पे इनवर्स प्रोपोर्शन का लॉजिक लग रहा है। ये हो गया गणित का नियम। अब जरा कॉमन सेंस से भी देख लेते हैं सर, क्योंकि आटा फिक्स है, ठीक है, और आपने जब लोगों की संख्या बढ़ा ही दी है तो ऑब्वियस ही बात है अब लोग रोज ज्यादा आटा कंज्यूम करेंगे, मतलब कैंप के लोग ज्यादा आटा खाएंगे। इसका मतलब क्या है कि जो आटा पहले 42 दिन चल रहा था वो ऑब्वियस सी बात है थोड़े कम दिन चलेगा, क्योंकि आटा तो उतना ही है फिलहाल के लिए सवाल के हिसाब से। ठीक है, हम कह सकते हैं कि सर और आटा मंगा लेंगे, लेकिन यदि वो कंडीशन अभी एप्लीकेबल नहीं है तो उसके हिसाब से भी क्या होगा, इनवर्स प्रोपोर्शन होगा। चलिए हम टेबल बना के वैल्यूज को लिख लेते हैं ताकि हमसे कुछ गलती ना हो, कि भाई कोई वैल्यू मिस ना हो जाए।
तो ये टेबल बनाना बहुत जरूरी है जब भी आप कुछ कर रहे हैं। तो यहाँ पे कितने हैं, यहाँ पे है पर्सन, तो यहाँ पे आ जाएगा पर्सन्स और यहाँ आ जाएगा डेज। तो भाई कितने लोग थे पहले, 300 लोग थे, 300 पर्सन और डेज कितने थे 42। अब क्या हो रहा है सर, 20 लोग और आ गए हैं तो पर्सन की संख्या हो जाएगी 320। कितनी, 320। तो डेज कितना हो जाएगा सर, डेज थोड़े कम हो जाएंगे जो कि यहां पे हम फिलहाल बी के रूप में लिख लेते हैं, जो कि हमें पता करना है। अब भाई देखो आटा तो उतना ही है, तो वो जो 12600 है वो क्या है, आटे की संख्या है, आटे की क्वांटिटी है, वो क्या है, वो कांस्टेंट ही है। तो ये जो 12600 है इसी को 320 लोग खाएंगे, इसी को 320 लोग खाएंगे और 20 दिन तक ये चलेगा। तो अब आपको बताना है यहां पे कितने दिन पूरा काम हो पाएगा। चलिए तो 12600 होल डिवाइड बाय 320 इज इक्वल टू बी, नंबर ऑफ डेज, जो नए दिन आएंगे कितने हो जाएंगे। ठीक है, चलिए यहां पे शून्य से शून्य कैंसिल। अब आप 32 और 1260 को जब आप सॉल्व करने जाएंगे, क्या वो 2 के टेबल से कैंसिल होगा, यस सर। तो 2 16 कर सकते हैं आप, यहां पे आप कर सकते हैं 630, 2 6 12, 2 3 6, 2 शून्य जा शून्य। चलिए फिर उसके बाद 2 8 जा 16, तो यहाँ पे हो जाएगा कितना सर, यहाँ पे हो जाएगा 3, फिर यहाँ पे हो जाएगा 1 और फिर उसके बाद यहाँ पे मिलेगा कितना सर, ये 3 1 और ये 5। चलिए 315 डिवाइड बाय 8 हम कर सकते हैं क्या, नहीं सर ये तो नहीं हो सकता। तो फिर भी हम एक रफ अमाउंट निकाल सकते हैं, 315 डिवाइड बाय 8 कितना करोगे, आंसर आएगा सर 8 3 24। ठीक है, उसके बाद आपके पास बचेगा 7, तो यहां पे आप लगाएंगे 75, तो 8 9 72 और कितना बचा डेसिमल के बाद सर, डेसिमल के बाद बच रहा है यहाँ पे 3 बच रहा है, तो मतलब फिर से 39.3 डेज। तो लगभग आप कह सकते हो कि 39 डेज तो कंप्लीट, या 40 डेज आप ऐसे भी लिख सकते हो। तो 39 डेज तो चलेगा ही, डेज तो चलेगा ही बी की वैल्यू। ठीक है, यहाँ पे आप ब्रैकेट में क्या लिख दो, अप्रोक्स। भाई देखो जो 40th डे होगा वो पूरा नहीं हो पाएगा क्योंकि 39.3 आ रहा है, तो 0.3 मतलब 1/3 लोग ही खाना खा पाएंगे, तो क्या बाकी लोग खाना नहीं खाएंगे क्या। तो हम क्या बोलेंगे भाई 39 डेज तो आराम से चल जाएगा, 40वें दिन सबके लिए नहीं पड़ेगा, थोड़ा कम पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हुआ, जब आपके लोगों की संख्या बढ़ गई 20 से, तो आपके दिनों की संख्या हो गई कितनी, 39 पे आके गिर गई, नीचे आ गई। तो ये क्या कहेंगे हम, इनवर्स प्रोपोर्शन, जो कि हमने पहले भी कहा था। चलिए यहां पे हम कर सकते हैं स्क्रीन को क्लियर और मूव कर सकते हैं अगले प्रश्न की ओर। सवाल नंबर 68 क्या पूछ रहा है हमसे, सवाल नंबर 68 पूछ रहा है कि भाई अ कॉन्ट्रैक्टर अंडरटुक अ कॉन्ट्रैक्ट टू कंप्लीट अ पार्ट ऑफ अ स्टेडियम इन 9 मंथ्स। ठीक है, चलिए एक कॉन्ट्रैक्टर महोदय ने क्या किया, स्टेडियम बनाने के लिए बोला कि मैं स्टेडियम 9 महीने में बना दूंगा। चलिए बहुत बढ़िया, विद अ टीम ऑफ 560 पर्सन। तो उसने पूछा गया उससे भाई इसमें कितने लोग लगेंगे, तो उसने कहा भाई 560 लोग लगेंगे और आपका काम हो जाएगा। ठीक है, अब बाद में क्या बोल रहा है, लेटर ऑन इट वॉज रिक्वायर्ड टू कंप्लीट द जॉब इन 5 मंथ्स। ठीक है, हाउ मेनी एक्स्ट्रा पर्सन शुड ही एम्प्लॉयड टू कंप्लीट द वर्क। अब हो क्या रहा है, मान लो जो स्टेडियम बनाने वाली कंपनी है या जो एजेंसी, उसने बोला कि नहीं कॉन्ट्रैक्टर महोदय 9 महीने तो ज्यादा हो रहे हैं, हमें 5 महीने में काम खत्म चाहिए। कॉन्ट्रैक्टर ने कहा हो जाएगा। अब कॉन्ट्रैक्टर भाई साहब तो अकड़ में बोल के आ गए सामने कि हो जाएगा, परंतु जब वापस आए घर तो सोचने लग गए अरे यार 5 महीने में कैसे पूरा करेंगे। तो फिर किसी ने बताया कि भाई साहब 5 महीने आप ज्यादा लोग लगा लो, जैसा कि यहाँ पे लिखा है क्या करो, एक्स्ट्रा पर्सन ले आओ। तो वो एक्स्ट्रा पर्सन लेके आएंगे, लेकिन कितने वो एग्जैक्ट कैलकुलेट करने में कौन हेल्प करेगा, आप और हम हेल्प करेंगे इस कहानी में। चलिए सबसे पहली बात तो देखो यहाँ पे क्या चीज कांस्टेंट है। सर जो कांस्टेंट है वो है स्टेडियम का बनना। ठीक है, मतलब क्या कांस्टेंट है, वर्क कांस्टेंट है। क्या कांस्टेंट है, वर्क कांस्टेंट है भाई। लेकिन वर्क कितना करना है वो कैसे पता लगेगा, सर 560 लोग 9 महीने काम करेंगे, इतना वर्क करना है, इतना काम करना है। तो इसलिए हमने लिखा 560 इंटू 9, इतना काम करना है। तो ये चीज क्या है, ये चीज कांस्टेंट है। अच्छा ये चीज जो कांस्टेंट है ये कैसे आई है सर, प्रोडक्ट लेने से आई है। और जब भी किसी समस्या में प्रोडक्ट होता है तो वहां पे क्या होता है सर, इनवर्स प्रोपोर्शन होता है। बहुत बढ़िया,
चलिए अब कॉमन सेंस भी लगाते हैं कि सर अगर 9 महीने का काम 5 महीने में करना है तो ऑब्वियस ही बात है ज्यादा लोगों को काम करना पड़ेगा। तो मतलब जब आपने एक चीज को कम किया, आपने टाइम को कम किया, तो आपको लेबर्स इंक्रीज करने पड़ेंगे। तो यहां पे क्या हो रहा है, तो यहां पे पर्सन हो रहे हैं इंक्रीज, मंथ हो रहे हैं डिक्रीज, तो इसको हम क्या कहते हैं गणित की भाषा में, सर इसको कहते हैं इनवर्स प्रपोर्शन। ठीक है, चलिए अब आप एक क्या करेंगे, एक टेबल बनाएंगे जिससे हमें सारी वैल्यूज को निकालने में हमारी हेल्प होगी। चलिए ऊपर हमने लिखा पर्सन और नीचे लिखा हमने मंथ। पहले पर्सन थे 560, महीने थे 9। अब पर्सन आपको बढ़ाने हैं तो आप लिख दो A और मंथ लिख दो 5। चलिए देखो काम तो उतना ही है, तो वर्क चाहे 9 महीने में हो चाहे 5 महीने में हो, 5 वर्क तो वर्क है, सिंपल सा लॉजिक। और ये वर्क कितना है सर, ये है 560 इंटू 9। तो क्या मैं बोल सकता हूं कि 560 इंटू 9 इक्वल्स टू A इंटू 5। जितना काम 560 लोग 9 महीने में करेंगे उतना ही काम ज्यादा लोगों को 5 महीने में करना पड़ेगा, है कि नहीं, सिंपल सा फंडा। तो A की वैल्यू क्या आएगी सर, ये हो जाएगा 560 इंटू 9 होल डिवाइड बाय 5 करने पे हमें मजदूरों की या लेबर्स की या वर्कर्स की नई संख्या पता चलेगी। चलिए डिवाइड कीजिए सर, ये 5 के टेबल से कैंसिल होगा, 5 1 जा 5, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10 इंटू सर इंटू करेंगे 9 तो हमें हमारा आंसर मिलेगा। तो 5 1 जा 5, 5 1 जा 5 और 5 2 जा 10, 9 2 जा 18 1 कैरी, ठीक है, 9 1 जा 9, 10 1 कैरी, 9 1 जा 9 10 1008। कितने बोलो उन्होंने, 1008 लोग लगेंगे यदि आपको 5 महीने में काम खत्म करना पड़ेगा। अच्छा ये कितना बोला, 1008 लोग लगेंगे। जरा एक बार सवाल पढ़ो, क्या बोल रहा है आपसे, हाउ मेनी एक्स्ट्रा पर्सन शुड ही एम्प्लॉय। अभी एक्स्ट्रा कितने लोग चाहिए ये बताना है, ठीक है, इतने लोग लगेंगे, इसमें से कितने आपके पास अवेलेबल हैं, तो सर 560 हमारे पास अवेलेबल है। तो अब हम इनको माइनस करके बताएंगे कि एक्स्ट्रा कितने लोग लगेंगे। यहां पे आपने सॉल्व किया 10 की जगह 9, 10 की जगह 9, यहां पे तो नहीं आएगा क्योंकि भाई वहां पे 10 ही है, आगे जरूरत है नहीं कैरी करने की। तो 8, 10 में से 6 गया 4, 9 में से 5 गया तो कितना सर, 9 में से 5 गया तो भी 4, तो 448 एक्स्ट्रा लोग लगेंगे। अब देखो यहाँ पे सवाल में यदि आप यहाँ पे आके खत्म कर दोगे तो आपका अगर 3 नंबर का सवाल होगा टीचर 1 मार्क्स काट लेंगे। क्यों, क्योंकि आपने सवाल को पूरा सॉल्व नहीं किया है। सवाल में साफ साफ लिखा है, देखिए यहाँ पे पढ़िए क्या लिखा है, हाउ मेनी एक्स्ट्रा पीपल आर रिक्वायर्ड, ये आपको बताना है। तो भाई 448 एक्स्ट्रा पर्सन आर रिक्वायर्ड, कुल मिला के चाहिए 1008, उसमें से 560 पहले से ही हैं, तो नए लोगों की संख्या हो जाएगी 448, इतने नए लोग आपको चाहिए। तो कृपया जब भी आप सवाल को सॉल्व करें, सवाल को अच्छे से रीड करें। जैसे ये वाला पार्ट यदि आपने मिस कर दिया, आप सीधे यहां तक आंसर निकाल के बैठ गए कि भाई 1008 लोग चाहिए, तो टीचर का वहां पे आपका सवाल हो जाएगा इनकम्प्लीट और आपको वहां पे पूरे मार्क्स देने में टीचर को थोड़ी कठिनाई होगी। तो उनकी कठिनाई ना बढ़ाएं, सॉल्व करके 448 लिख के लास्ट में लिख दें कि भैया 448 लोग चाहिए आपको इस पूरे, और चाहिए आपको इस काम को अंजाम देने के लिए। स्क्रीन क्लियर। सवाल नंबर 69 देख लेते। सोबी टाइप्स 108 वर्ड्स इन 6 मिनट्स। ये सोबी कोई टाइपिंग कर रही है तो उन्होंने क्या कर रहा है कि 108 वर्ड्स इन 6 मिनट। ठीक है, अब आपसे बोला जा रहा है हाउ मेनी वर्ड्स वुड शी टाइप इन हाफ एन आवर। अब आधे घंटे में कितने वर्ड्स टाइप करेंगे, आधे घंटे का मतलब कितना, 30 मिनट। अच्छा एक बात बताओ, कॉमन सेंस के हिसाब से जब टाइम बढ़ेगा तो क्या वर्ड्स जितने टाइप किए वो भी बढ़ जाएंगे? हाँ जी सर। टाइम घटेगा तो नंबर ऑफ वर्ड्स भी घट जाएंगे? हाँ जी सर। ये किसका केस हुआ? सर ये केस हुआ डायरेक्ट प्रोपोर्शन का, तो ये हुआ कॉमन सेंस लॉजिक। ठीक है, अब आप हम करेंगे मैथमेटिकल लॉजिक की बात। यहां पे देखो 108 वर्ड 6 मिनट, यहां पे क्या चीज कांस्टेंट रहेगी थ्रू आउट द डे? सर जो सोफी जी है उनकी स्पीड रहेगी कांस्टेंट, कि वो 1 मिनट में कितने वर्ड्स टाइप करती हैं। तो आप यहां पे लिखेंगे भाई टाइपिंग स्पीड। कैसे निकालोगे टाइपिंग स्पीड? सर 108 वर्ड्स आप टाइप कर पा रहे हैं 6 मिनट में, तो 108/6 है ना। इससे आपको मिलेगा कि भाई कितने वर्ड टाइप हो रहे हैं, और ये क्या हो जाएगा, ये कांस्टेंट हो जाएगा भाई, ये एक ही रहेगा। किसी इंसान की स्पीड एकदम से बढ़ या घट नहीं जाती है,
यूजुअली कांस्टेंट ही रहती है। जैसे मेरी लिखने की स्पीड, आपकी लिखने की स्पीड, तो वो अक्सर कांस्टेंट ही रहती है। तो 108 डिवाइड बाय 6 करने पे हमें मिलेगा कि 1 मिनट में कितने वर्ड टाइप होते हैं, और वो आपकी कांस्टेंट स्पीड कहलाएगी। और क्योंकि आपको ये कांस्टेंट स्पीड डिवीजन करने से प्राप्त हुई, तो आप मैथमेटिकली क्या बोलेंगे, यहां पे क्या है सर, यहां पे है डायरेक्ट प्रोपोर्शन। ठीक है, चलिए, तो आपने लिख दिया यहां पे डायरेक्ट प्रोपोर्शन। अब डायरेक्ट प्रोपोर्शन में क्या होता है सर, डायरेक्ट प्रोपोर्शन होता है कि भाई जो 108/6 का रिलेशन है, जो इनका रेशियो है, जो इनकी स्पीड है, वही स्पीड 30 मिनट्स तक भी रहेगी। बिल्कुल ठीक। अगर मैं आपको टेबल बना के दिखाऊं तो देखो यहां पे ऐसा कुछ बनेगा, आप लिखोगे यहां पे वर्ड्स और यहां नीचे लिखोगे टाइम। ठीक है, तो भाई जब वर्ड्स है 108, टाइम है 6। अब जब वर्ड टाइम हो जाएगा 30, तो आपको वर्ड्स पता करने हैं। तो वर्ड्स को हमने लिख लिया यहां पे ए। अब सॉल्व कैसे करोगे सर, ये तो बहुत आसान है। 108 डिवाइड बाय 6 है, 30 जो वहां डिवाइड हो रहा था, साइड चेंज करेगा तो मल्टीप्लीकेशन में आ जाएगा। 6 और 30 का पुराना रिश्ता है, 6 पंजे होता है 30। 108 इंटू 5 करने पे आपको आपकी मंजिल मिल जाएगी। 5 8 जा 40, 0 यहाँ 4 ऊपर, 5 0 जा 0 4 और 5 1 जा 5, 540 होगी ए की वैल्यू। मतलब 30 मिनट में या आधे घंटे में कितने वर्ड टाइप हो पाएंगे, 540 वर्ड टाइप हो पाएंगे। यदि आप एग्जाम में ये क्वेश्चन सॉल्व करें तो कृपया आपसे अनुरोध है लास्ट में जरूर लिखें कि शी कैन टाइप 540 वर्ड्स इन हाफ एन आवर। इस तरीके से एक स्टेटमेंट लिख के अपना आंसर खत्म करें। आपके टीचर आपको पूरे में से पूरे नंबर देंगे, मतलब 100 में से 100 नहीं, इस सवाल के जितने नंबर है उसमें से आपको पूरे मिल जाएंगे। चलिए यहां पे हम करेंगे स्क्रीन को क्लियर और मूव करेंगे सवाल नंबर 70 की ओर। सवाल नंबर 70 क्या बोल रहा है आपसे कि अ कार कवर्स अ डिस्टेंस इन 40 मिनट्स। कितने मिनट में, 40 मिनट में आपका डिस्टेंस कवर होता है विद एवरेज स्पीड ऑफ 60 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, व्हाट शुड बी द एवरेज स्पीड टू कवर द सेम डिस्टेंस इन 25 मिनट्स। सोचने वाली बात सर, डिस्टेंस सेम है, सेम डिस्टेंस है, मतलब डिस्टेंस क्या है सर, डिस्टेंस है कांस्टेंट। चलिए, और डिस्टेंस कांस्टेंट है तो ये हमारे लिए बहुत बड़ी अच्छी बात है, क्योंकि ये हमें सवाल सॉल्व करने में काफी हेल्प करेगा। डिस्टेंस कांस्टेंट का क्या मतलब सर, इसका मतलब कि डिस्टेंस आता कैसे सर, स्पीड इनटू टाइम करने पे आता है डिस्टेंस कांस्टेंट। ठीक है, और अगर स्पीड इनटू टाइम कांस्टेंट है तो मतलब प्रोडक्ट कांस्टेंट है, और प्रोडक्ट कांस्टेंट है तो इसका क्या मतलब है कि चीजें किसमें है सर, चीजें इनवर्स प्रोपोर्शन में है। क्या है यहां पे, इनवर्स प्रोपोर्शन। चलिए, ये तो हो गया मैथमेटिकल लॉजिक। अब कॉमन सेंस से भी सोच लेते हैं। जब आप 40 मिनट में 60 की स्पीड पे पहुंच रहे हैं, तो जब आपको 25 मिनट में पहुंचना है, मतलब समय कम है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, अपनी स्पीड बढ़ानी पड़ेगी। तो जब एक चीज कम कर दिया आपने, दूसरी को आपको इंक्रीज करना पड़ गया। ये जो इंक्रीज डिक्रीज साथ में होता है, इसे हम कैसे जानते हैं, इनवर्स प्रोपोर्शन के नाम से जानते हैं। एक टेबल ड्रॉ कर लीजिए, आपको आसानी होगी। चलिए, ऊपर आएगा स्पीड लिख लिया हमने, नीचे लिख लिया टाइम। जब स्पीड है 60, टाइम लग रहा है 40। जब स्पीड है नहीं, जो कि आपको पता करनी है ए, तो टाइम आपने दिया है 25 मिनट। अच्छा, ध्यान देने वाली बात, स्पीड किसमें है, किलोमीटर पर आवर, डिस्टेंस किसमें है, टाइम किसमें, सॉरी 40 मिनट्स। तो आप टाइम को किसमें चेंज करोगे, आप टाइम को चेंज करोगे आवर में। तो ये हो जाएगा 40/60 और ये हो जाएगा 25/60। इस प्रकार आपको सॉल्व करने में कोई गलती नहीं होगी, इस बात का विशेष ध्यान रखें। चलिए अब इसको सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे। सो 60 इंटू 40/60 ये हमारी हो गई कांस्टेंट वैल्यू प्राप्त करने की हमारी कैलकुलेशन। और ये कांस्टेंट वैल्यू किसके बराबर होगी सर, ये बराबर होगी आपके यहां पे a इंटू 25/60 के। तो भाई आपने 40 मिनट को कितने से डिवाइड किया, 60 से डिवाइड किया। उसी तरीके से आपने यहाँ पे 25 को 60 से डिवाइड किया। ये तो स्पीड इनटू टाइम, वहां भी स्पीड इनटू टाइम। सेम कैलकुलेशन आप चाहे तो यहाँ पे 60 और 60 को कर सकते हैं कैंसिल, तो हो जाएगा 40। ये 60 जो यहाँ डिवीजन में है वो आएगा मल्टीप्लीकेशन में और 25 जो मल्टीप्लीकेशन में वो आएगा डिवीजन में, और ये हो जाएगा यहाँ पे a। अब यहाँ पे जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 6 4 24, 00 होल डिवाइड बाय 25 कैंसिल हो सकता है पक्का। कैसे कैंसिल करेंगे आप इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं कि भाई आपने लिखा 24 इंटू 100 होल डिवाइड बाय 25। ठीक है, क्या किया आपने, 2400 को डिवाइड किया 24 इंटू 100 के रूप में।
25 4 जा हो जाएगा 100 और यहाँ पे आ जाएगी ए की वैल्यू। 24 इंटू 4 करेंगे 4 4 जा 16, ए कैरी 4 2 जा 8 1 9, तो 96 किलोमीटर पर आवर की स्पीड होनी चाहिए, तब आप 25 मिनट में पहुंच पाएंगे, जहां पे आप पहले 60 की स्पीड पे 40 मिनट में पहुंच रहे थे। सिंपल, सरल, सुंदर, स्वच्छ गणित। क्या आपको समझ में आया? जी सर, बहुत बढ़िया। चलिए स्क्रीन करेंगे क्लियर। सवाल नंबर 71 क्या बोल रहा है आपसे अब कि इट इज गिवन दैट एल वेरीज डायरेक्टली विद एम, ठीक है, या आई भी लिख सकते हैं, जो भी आप इसको पढ़ें, ठीक है। अब राइट एन इक्वेशन विच रिलेट्स टू एल एंड एम, ऐसी एक इक्वेशन लिखनी है जो कि इस डायरेक्ट वेरिएशन के बारे में चर्चा करें। चलिए अब सबसे पहले तो हम क्या लिखेंगे सर? पहले स्टेटमेंट से हमें यह सीखने को मिलता है कि L इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू M, और डायरेक्ट प्रोपोर्शन का मतलब होता है कि सर डिवीजन करने पे कांस्टेंट वैल्यू की प्राप्ति होगी। तो डिवाइड करेंगे यदि हम, तो इक्वेशन कैसी बनेगी? L डिवाइड बाय M इज इक्वल टू K, या आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि L इज इक्वल टू KM, ठीक है, मल्टीप्लाई कर दिया। यहां पे डिवीजन में था, साइड चेंज करा तो वहां पे मल्टीप्लीकेशन, जहां पे K मींस कांस्टेंट, यहां पे लिख दो K इज अ कांस्टेंट वैल्यू। K किसका नाम है? K कांस्टेंट वैल्यू का नाम है। चलिए फाइंड द कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शन, आपको K की वैल्यू निकालनी है जब आपको कुछ डेटा गिवन है कि L इज 6 और M इज 18। चलिए अब इन वैल्यूज को पुट करके हम निकाल सकते हैं हमारे K की वैल्यू कितनी होगी। तो भाई L अपॉन M होता है K के बराबर, L की वैल्यू 6 तो M की वैल्यू हो जाएगी 18। इस जानकारी की मदद से आसानी से आप निकाल सकते हैं कि K की वैल्यू क्या होगी। तो भाई K की वैल्यू होगी 1/3। कितनी होगी K की वैल्यू? 1/3। अब अगर K की वैल्यू आपको मिल गई तो आपका सेकंड पार्ट कंप्लीट हो गया। थर्ड पार्ट देख लेते, फाइंड L व्हेन M इज 33। L की वैल्यू पता लगानी है जब M है 33। कौन हेल्प करेगा हमारी? सर K की वैल्यू हेल्प करेगी। K की वैल्यू है 1/3, वो होगी L अपॉन M के बराबर हमेशा, क्योंकि ये सारा एक ही पिक्चर चल रही है जिसमें सब कुछ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, और डायरेक्ट प्रोपोर्शन का मतलब क्या होता है? डिवाइड करने पे कांस्टेंट वैल्यू की प्राप्ति। तो L हो जाएगा यहां पे 33 डिवाइड बाय 3 दैट इज 11। फोर्थ पार्ट, फाइंड M व्हेन L इज 8। अब की बार क्या बोल दिया? L की वैल्यू 8 है, M आपने पता करना है, और उनके बीच का रेशियो कितना होगा? सर बीच का रेशियो हो जाएगा उनके लिए 1/3, कांस्टेंट वैल्यू। चलिए M कैसे निकालेंगे सर? क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 इंटू 3 करने पे M की प्राप्ति हो जाएगी। 8 तिया होता है 24, 24 होगी M की वैल्यू यदि L है 8। क्या आपको ये समझ में आया? जी सर, कहीं कोई शंका मन में? नहीं सर, देखिए यहाँ पे 1 और L में डिफरेंशिएट करना, ठीक है। अगर आप सवाल सॉल्व कर रहे हैं तो ये आपका 1 है, ये L है। अगर आप दोनों को एक ही जैसा लिखेंगे तो शायद आपसे गलती हो जाए, तो ऐसी गलती एग्जाम में ना हो, इसलिए ध्यान रखें कि थोड़ा अलग टाइप के नोटेशन यूज करने हैं। नहीं तो अक्सर इंसान क्या करता है, यहां भी अगर उन्होंने सवाल जैसे लिख दिया तो सर 1 1 हो गए, यहाँ पे तो कुछ सॉल्व करने के लिए है ही नहीं, तो इस तरीके की गलती हो सकती है, इसलिए थोड़ा ध्यान पूर्वक अपने सवाल को सॉल्व करें। चलिए ये सवाल आसानी से हो गया सॉल्व, सीधा सीधा सवाल था। आपको पहले दिया था वेरिएशन की बात, फिर इक्वेशन बनाई आपने, फिर आपने बाकी वैल्यूज को सॉल्व किया। स्क्रीन क्लियर। सवाल नंबर 72 क्या बोल रहा है हमसे कि इफ अ डिपॉजिट ऑफ 2000 अर्न्स एन इंटरेस्ट ऑफ 500 इन 3 इयर्स, 2000 रुपए आपने जब इन्वेस्ट किए 3 साल के लिए तो आपको 500 रुपए का रिटर्न मिला। हाउ मच इंटरेस्ट वुड अ डिपॉजिट ऑफ 36,000 अर्न इन 3 इयर्स विद द सेम रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट। अब देखो यहां पे क्या बोल रहा है, सिंपल इंटरेस्ट क्या है सर? रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट सेम है। सिंपल इंटरेस्ट क्या है? सेम रेट है। सेम रेट का मतलब है कि जो वैल्यू, जो इंटरेस्ट आपको पहले मिल रहा था वो अब भी मिल रहा होगा। मतलब कांस्टेंट चीज क्या है? आपका इंटरेस्ट जो है वो कांस्टेंट है, तो सेम जो रेट है आपका वो है कांस्टेंट, ठीक है। अच्छा रेट निकालोगे कैसे? कितना रेट था इंटरेस्ट का? सर इंटरेस्ट रेट निकालने के लिए हमें यह देखना पड़ेगा कितना इंटरेस्ट मिला, किस पे मिला, ठीक है, और यहां पे हो जाएगा इनटू 100 यदि आप परसेंटेज में उसको कन्वर्ट करना चाह रहे हैं। यदि आप उसको परसेंटेज में कन्वर्ट करना नहीं चाह रहे हैं तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं। सॉल्व करेंगे तो आपको मिलेगा भाई 1/4, मतलब 1:4 का रेशियो है इंटरेस्ट और रेट, और
आपके प्रिंसिपल के बीच में। भाई 2000 इंटरेस्ट करोगे, 2000 रुपए इन्वेस्ट करोगे तो 500 रुपए रिटर्न मिल रहा है, 25% ऐसा आप कह सकते हैं। तो ये चीज है आपकी कांस्टेंट। ये जो आपका इंटरेस्ट रेट है जिसे हम 25% भी बोल सकते हैं, ये जो कांस्टेंट है ये कहां से आ रहा है सर? ये आ रहा है आपके रेट से। और रेट कांस्टेंट आपको कैसे मिल रहा है सर? डिवाइड करने पे मिल रहा है। अब जब डिवाइड करने पे चीजें मिल रही हैं तो मतलब चीजें किसमें हैं सर? डायरेक्ट प्रपोर्शन में होंगी। और अगर हम कॉमन सेंस के लॉजिक से सोचे कि जब ज्यादा पैसा इन्वेस्ट करेंगे तो ऑब्वियस सी बात है ज्यादा रिटर्न मिलेगा, ज्यादा इंटरेस्ट मिलेगा, तो वहां पे भी डायरेक्ट प्रपोर्शन होने की पुष्टि होती है। तो हमारे पास दो पैरामीटर्स, एक मैथमेटिकल, एक हमने अपने लॉजिक से इस्तेमाल किया, तो दोनों ही तरीके से हमें समझ में आया कि भाई इंटरेस्ट में और डिपॉजिट में सीधा सीधा कनेक्शन है। तो डिपॉजिट और इंटरेस्ट लिख रहा हूं मैं यहां पे। जब डिपॉजिट था 2000, इंटरेस्ट था 500, अब जब डिपॉजिट होने जा रहा है 36,000, तो आपका इंटरेस्ट कितना होगा ये आपने बताना है। सिंपल। चलिए कैलकुलेट कैसे किया हमने सर? ऊपर लिखा कितना इंटरेस्ट, नीचे लिखा कितना डिपॉजिट, ये आया हमारा कांस्टेंट वैल्यू 1/4। और यही जो आपका रेशियो चल रहा है इंटरेस्ट और डिपॉजिट के बीच में, ये आगे भी कंटिन्यू होगा भले कितना भी अमाउंट हो। एक बात का तो ध्यान रखना है, टेबल में आपने डिपॉजिट ऊपर लिखा है, इंटरेस्ट नीचे लिखा है, लेकिन कैलकुलेशन में आपने इंटरेस्ट ऊपर लिखा है, डिपॉजिट नीचे लिखा है। तो जो आपने कैलकुलेशन में लिखने का तरीका अपनाया है वही आपको सॉल्यूशन में भी अपनाना पड़ेगा, वरना गलती हो जाएगी। अगर आप इसको उल्टा कर देंगे तो अर्थ का अनर्थ हो जाएगा, ठीक है? इस बात का विशेष ध्यान रखें। तो भाई यहां पे आएगा बी और नीचे आएगा 36,000। कैसे सॉल्व करोगे सर? क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 36,000 इक्वल टू 4b के बराबर हो जाएगा। 4 जो वहां पे मल्टीप्लीकेशन में वो साइड चेंज करेगा तो डिवीजन में रहेगा, तो 36,000 डिवाइड बाय 4, दैट इज हाउ मच सर? 4, तो ये 9 हो जाएगा। 9,000 वुड बी द वैल्यू ऑफ बी, मतलब 9,000 रुपए आपको इंटरेस्ट मिलेगा। कितने? 9,000 रुपए। क्या आपको समझ में आया? जी सर। क्या किया आपने इंटरेस्ट का जब इन्वेस्टमेंट का अमाउंट बढ़ाया, डिपॉजिट बढ़ाया, तो आपका इंटरेस्ट भी बढ़ गया। डायरेक्ट प्रपोर्शन, ये चीज इंक्रीज हो रही है, तो यहां पे भी आपको इंक्रीज देखने को मिला। अब यहां पे भी देख लो, ये 2000 का हो गया 36,000, मतलब 18 गुना हो गया, 18 से मल्टीप्लाई हो गया। तो नीचे इंटरेस्ट भी 18 से मल्टीप्लाई होगा, तो 18 5 हो जाएगा 900, तो सेम ही आएगा, कितना? 9,000 ही आएगा। तो कुल मिला के यहां पे आपको देखने को मिल रहा है कि आपका जवाब सटीक है सारे तरीकों से, लॉजिक के हिसाब से, मैथमेटिक्स के हिसाब से, और आपने एक बार वेरीफाई भी कर लिया। चलिए स्क्रीन क्लियर, और हम मूव करेंगे अगले प्रश्न की ओर। अच्छा एक बात और, यहां पे इंसान क्या सोचता है सर? ये भी 3 इयर्स, ये भी 3 इयर्स, यही कांस्टेंट है। पर यहां पे जो ये कांस्टेंट आपको दिख रहा है, आपका उस सवाल में कितना उपयोग है, कितना रिलेवेंस है, इसको भी ध्यान रखना पड़ेगा हमेशा, ठीक है? क्या टाइम की वजह से कुछ हो रहा नहीं, टाइम दोनों जगह पे कांस्टेंट है तो वो अभी अवॉइड हो जाता है, यहाँ पे इग्नोर हो जाता है, क्योंकि उसकी मदद से सवाल सॉल्व करने में कोई हेल्प नहीं हो रही है। उसकी जगह जो इंटरेस्ट रेट है, जो कि हमें यहाँ पे नहीं दिया गया, उसकी मदद से हमने सवाल सॉल्व किया, तो वो हमारे लिए कांस्टेंट था। तो जरूरी नहीं कि हर बार जो जानकारी सवाल में दी हो उसी से सवाल सॉल्व होगा, कई बार कुछ जानकारी एक्स्ट्रा भी होती है, इस बात का विशेष ध्यान रखें। चलिए सवाल नंबर 73, द मास ऑफ एल्यूमिनियम रॉड वेरीज डायरेक्टली विथ इट्स लेंथ। ठीक है, मतलब क्या बोल रहा है? खुद ही बोल दिया इसने, वेरीज डायरेक्टली, तो मतलब क्या होगा यहां पे? डिवीजन। और डायरेक्टली का मतलब क्या होगा सर? जैसे जैसे लेंथ बढ़ती जाएगी वैसे वैसे मास भी बढ़ता जाएगा, ठीक है? जो आपकी रॉड है उसकी लेंथ ज्यादा होगी तो मास ज्यादा होगा, लेंथ कम होगी तो मास कम होगा। तो यदि मैं टेबल के थ्रू आपको बना के दिखाऊं तो भाई लेंथ और मास, ठीक है? जब लेंथ है आपकी 16 तो मास कितना है सर? मास है 192 ग्राम, ठीक है? अब जब आपको बताना है कि यदि मास है 105 ग्राम तो लेंथ कितनी होगी, ये आपको बताना है। तो सवाल आपसे क्या पूछ रहा है कि जब मुझे मास पता है और लेंथ निकालनी है। चलिए अब इसमें क्या कांस्टेंट होगा सर? इसमें लेंथ और मास के बीच का जो कनेक्शन है, जो रिश्ता है, वो कांस्टेंट होगा, ठीक है? तो हम बोल सकते हैं कि भाई लेंथ, या फिर एक काम करें हम ऐसे लिख सकते हैं कि मास और लेंथ का जो रेशियो है, मास डिवाइड बाय लेंथ का जो रेशियो है, ये रेशियो हमेशा कांस्टेंट रहेगा, क्योंकि भैया एल्यूमिनियम एक जैसा ही है, वही क्वालिटी है, तो जो यहां पे रेशियो होगा वो आगे भी कंटिन्यू होगा, ठीक है? अब डिवाइड करने पे आपको कांस्टेंट मिल रहा है तो मतलब क्या होगा सर? डायरेक्ट प्रोपोर्शन होगा, जैसा कि हमने पहले ही लिख दिया है।
तो सवाल में जो हमें पढ़ने को मिल रहा है और जो हम सोच रहे हैं वो सेम ट्रैक पे चल रहे हैं कि भाई क्या कांस्टेंट होगा, तो भाई मास और लेंथ का जो रेशियो है वो कांस्टेंट होगा। जो 16 सेंटीमीटर में रेशियो है वही 50 में भी होगा, वही 100 में भी होगा, क्योंकि एल्यूमिनियम एक ही क्वालिटी का है। तो लेंथ बढ़ने पे जो मास बढ़ेगा वो उसी हिसाब से बढ़ेगा घटेगा। चलिए, तो मास है यदि आपका 192, लेंथ है आपकी 16, ये किसके बराबर है सर? ये बराबर होगी जब मास हो जाए 105 और लेंथ हमें अज्ञात हो, लेंथ हमें पता करनी हो, तो हमने लिख दिया यहां पे a। चलिए, अब आप कैसे सॉल्व करेंगे इसको? सर ये जो 192 और 16 है इसको शायद हम सॉल्व कर सकते हैं, देखते हैं एक बार। या फिर एक काम करें, जब आप क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 192a इक्वल टू 105 इंटू 16 होल डिवाइड बाय, फिलहाल के लिए तो कुछ नहीं आएगा, लेकिन जब आप a को अकेला करेंगे तो 105 इंटू 16 होल डिवाइड बाय 192 हो जाना चाहिए। देखिए क्या ये 8 के टेबल से कैंसिल हो रहा है? सर 8 2 जा 16, यहां पे हो जाएगा 8 2 जा 16 बचेगा 32, तो 8 4 जा 32, जी हाँ बिल्कुल। फिर 2 1 जा और ये 2 12 जा, 12 दूनी 24 होता है ना, तो यहां पे हो जाएगा 16 इंटू 12 करने पे बेसिकली आता है 192। अच्छा 105 और 12 में कुछ कनेक्शन है क्या? सर शायद 3 से कैंसिल होंगे, तो यहां पे हो जाएगा आपका 3 कितने जा सर? 3 3 जा 9 और 3 5 जा 15, ठीक है। और यहां पे हो जाएगा 3 4 जा 12, 35/4 आ रही है a की वैल्यू। कितनी आ रही है a की वैल्यू? सर a आ रहा है 35/4 विच इज अप्रोक्सीमेटली हाउ मच? सर इट इज 8 पॉइंट, आप लिख सकते हैं 8 4 जा 32, तो यहां पे 8.75 आप कह सकते हैं मे बी। डिवाइड करके देख लो एक बार। सर 4 8 जा 32, 30, 4 7 जा 28, 2 4 5 जा 20, जी हाँ बिल्कुल 8.75 सेंटीमीटर है यहाँ पे लेंथ, जिसका मास है 105 ग्राम्स। अब यहाँ तो देखो डायरेक्टली दिया हुआ था कि भाई डायरेक्ट प्रोपोर्शन में है, तो आपने आसानी से सॉल्व कर लिया, परंतु आपको यह भी पता होना चाहिए किस तरीके से, यदि सवाल में न दिया हो तो किस तरीके से हम निष्कर्ष निकालते हैं कि डायरेक्ट है या फिर इनवर्स प्रोपोर्शन है। चलिए स्क्रीन क्लियर, सवाल नंबर 73 यहां पे समाप्त। सवाल नंबर 74 क्या बोल रहा है आपसे? फाइंड द वैल्यूज ऑफ x एंड y इफ a एंड b आर इन इनवर्स प्रोपोर्शन। क्या बोल रहा है आपसे कि देखो यहां पे अगर a और b इनवर्स प्रोपोर्शन में है तो आपको x और y की वैल्यू बतानी है। कुछ इस प्रकार है, देखिए यहां पे अगर हम ऐसे कहें तो आपका एक टेबल बनना चाहिए, वैसे तो हम बना देते हैं ताकि आपको आसानी से सवाल समझ में आ जाए। चलिए, तो ये हो गई आपकी a की वैल्यूज a b। तो यदि a की वैल्यू है 12, यहाँ पे है 30, ये एक आपको दिया हुआ है ताकि आप इनवर्स प्रोपोर्शन की वैल्यूज निकाल पड़े। फिर x और 5 होगा और लास्ट वाले बॉक्स में होगा 8 और y। चलिए ऐसा कुछ, ठीक है। क्या करेंगे आप इसको? सर इसको सॉल्व करने के लिए हमें पहले निकालना पड़ेगा कांस्टेंट, जो कि होता है हमारा इनवर्स प्रोपोर्शन के केस में प्रोडक्ट से प्राप्त होने वाला रिजल्ट। चलिए, तो भाई इनवर्स है तो प्रोडक्ट होगा, तो x इंटू वाई, या फिर आप लिख सकते हैं भाई a इंटू बी करने पे आपको मिलेगा k। तो यहां पे 12 इंटू 30 करने पे आपको कांस्टेंट वैल्यू मिलेगी, दैट इज 360। और ये जो कांस्टेंट वैल्यू है ये हर जगह पे काम आएगी, तो यही कांस्टेंट वैल्यू x इंटू 5 के रूप में भी काम आएगी, जहां पे आप सॉल्व करके x की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो x हो जाएगा 360, जो 5 वहां मल्टीप्लाई कर रहा है साइड चेंज करेगा तो डिवाइड करेगा। अब 5 7 जा 35, ठीक है। कितना बचेगा? सर यहाँ पे बचेगा 10, तो 5 2 जा 10, तो 72 हो जाएगी यहाँ पे x की वैल्यू। दूसरे केस में, ये तो हो गया आपका पहला केस, ठीक है। दूसरे केस में आपको क्या बोल रहा है कि भाई 8 इंटू वाई करने पे भी वही कांस्टेंट मिलेगा 360, क्योंकि भाई इनवर्स प्रोपोर्शन का रूल होता है कि सारे केसेस में आपका प्रोडक्ट कंसिस्टेंट रहेगा, कांस्टेंट रहेगा, सेम रहेगा। तो 8 इंटू वाई करने पे 360, वाई की वैल्यू आएगी 360 डिवाइड बाय 8, कितना सर? 8 चौके 32, कितना बचेगा? 40 बचेगा, 8 5 जा 45, तो 45 आएगा। तो यहां पे आया 45 और यहां पे x के साथ आया कितना? 72। देख लीजिए, जब आपने b की वैल्यू 30 से 5 कर दी, बहुत कम कर दी, तो वहां पे a की वैल्यू बढ़ गई, 72 हो गई। जब यहां पे आपने a की वैल्यू 12 से कर दी, 8 कम कर दी, तो b की वैल्यू 30 से हो गई 45। क्या आपको ये समझ में आया? यस सर। कहीं कोई शंका मन में? नहीं सर। तो यहां पे हम कर सकते हैं स्क्रीन को क्लियर।
और मूव कर सकते हैं अगले प्रश्न की ओर। सवाल नंबर 75 क्या बोल रहा है आपसे कि इफ नरेश वॉक्स 250 स्टेप्स टू कवर अ डिस्टेंस ऑफ 200 मीटर। नरेश जो है वो कितने स्टेप वॉक करता है? 200 मीटर कवर करने के लिए 250 स्टेप वॉक करता है। ठीक है, फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन 350 स्टेप्स। अब आपने क्या किया, स्टेप्स कोई संख्या बढ़ा दी तो आपको बताना है डिस्टेंस कितना ट्रैवल होगा। तो यदि मैं टेबल के माध्यम से आपको समझाने का प्रयास करूं तो टेबल कुछ ऐसा बनेगा, ऊपर आपने लिख लिया डिस्टेंस, नीचे आपने लिख लिया स्टेप्स। ठीक है, अब यहां पे डिस्टेंस कितना है 200 मीटर, तो स्टेप्स कितने हो जाएंगे 250। अब अगर आपने यहां पे स्टेप्स कर दिए 350 तो आपको यहां पे डिस्टेंस बताना है। सबसे पहली बात, यदि हम कॉमन सेंस से सोचेंगे, जब आप ज्यादा स्टेप ट्रैवल करेंगे तो आपको डिस्टेंस भी ज्यादा कवर करने को मिलेगा। भाई जितना आपने 250 में किया उससे ज्यादा आप किस में करेंगे 350 में, और कम आप किस में करेंगे 150 में करेंगे। तो अलग अलग डिस्टेंस, अलग अलग स्टेप्स में अलग अलग डिस्टेंस कवर होता है। वेरी सिंपल। अब यहां पे आप क्या करना है, आपको यहां पे अब आपको ये देखना है कि क्या इसमें यहां पे एक जो हमारा दूसरा मैथमेटिकल कैलकुलेशन होता है वो सेट हो रहा है या फिर नहीं। अब डिस्टेंस और स्टेप्स को यदि आप देखें तो बेसिकली स्टेप्स को यदि आप टाइम के रूप में भी देखें तो डिस्टेंस अपॉन टाइम करने पे आपको स्पीड मिलती है। तो यहां पे भी आपको ये डिस्टेंस और ये स्टेप्स को डिवाइड करने पे चलने की स्पीड मिलेगी, वॉक करने पे कितना आप कवर करते हैं। तो ये जो डिस्टेंस अपॉन स्टेप्स का जो हमारा पैमाना होगा, जो हमारा कैलकुलेशन होगा, ये हमेशा कांस्टेंट रहेगा, क्योंकि ये आपको लगभग बताएगा, एक तरीके से आपको बताएगा वॉकिंग स्पीड कि भाई कितने स्टेप में कितना डिस्टेंस कवर होता है। ठीक है, और ये रहेगा हमेशा के लिए कांस्टेंट, क्योंकि भाई व्यक्ति के दौड़ने की स्पीड तो सेम ही रहती है ना, दौड़ने या चलने की वो थोड़ी अलग अलग हो जाती है। तो ये रहेगा भाई क्या, डिवाइड करने पे आपको मिल रही है कांस्टेंट वैल्यू। इसका मतलब साफ है कि ये किसका केस है, ये डायरेक्ट प्रोपोर्शन का केस है। और डायरेक्ट प्रोपोर्शन का हमने एक और टूल देख लिया, हमारे कॉमन सेंस के हिसाब से भी एक चीज बढ़ रही है दूसरी भी बढ़ेगी, तो वहां से भी डायरेक्ट प्रोपोर्शन ही आ रहा है। तो मैथमेटिकली और लॉजिकली दोनों केसेस में डायरेक्ट प्रोपोर्शन का केस बन रहा है। सॉल्व कैसे करेंगे इसको, तो सर जितने आपकी 200 और 250 का जो रिलेशन है, जो रेशियो है, ठीक है, चलने का और डिस्टेंस का, वो सेम कैरी फॉरवर्ड होगा जब स्टेप्स की संख्या हो जाएगी 350, कुछ फर्क नहीं आएगा उसमें। इसको जब आप सॉल्व करने का प्रयास करेंगे 200 इंटू 250 इंटू 350, तो आपको ए की वैल्यू प्राप्त होगी। शून्य से शून्य कैंसिल, यस सर। 25 और 200 में पुराना रिश्ता है, 25 चौके होता है 100, 100 का डबल होता है 200, तो 25 का 8 हो जाएगा कितना 200, 4 का डबल हो गया 8। तो 25 इंटू 8 करने पे आपको 200 मिलता है। तो आपका फाइनल आंसर आना चाहिए 8 इंटू 35, मतलब इतना डिस्टेंस कवर होगा। 8 5 जा 40, 0 यहाँ 4 ऊपर 8 थी 24, 24 और 4 हो जाएगा 28, तो 280 मीटर कितना ए की वैल्यू हो जाएगी सर, ए की वैल्यू हो जाएगी 280 मीटर्स, कि इतना डिस्टेंस कवर किया होगा आपने 100 स्टेप्स और चल के। भाई 250 स्टेप में आपने किया था 200, और यहाँ पे जैसे आपने स्टेप्स की संख्या बढ़ा दी 8 5 40, 0 यहाँ 4 ऊपर 8 दिया 24 4 28, 280 मीटर आप डिस्टेंस कवर कर पाए। क्या आपको ये समझ में आया? यस सर। कहीं कोई शंका मन में? नहीं सर। यहाँ पे हम कर सकते हैं स्क्रीन को क्लियर और मूव करेंगे। सवाल नंबर 76 क्या पूछ रहा है हमसे कि अ कार ट्रेवल्स अ डिस्टेंस ऑफ 225 किलोमीटर इन 25 लीटर। कितने में भाई? 225 किलोमीटर आप ट्रैवल करते हैं 25 लीटर में। हाउ मेनी लीटर्स पेट्रोल विल बी रिक्वायर्ड टू कवर अ डिस्टेंस ऑफ 540 किलोमीटर बाय दिस कार। इसी कार से यदि आप ट्रैवल कर रहे हैं तो आपको बताना है कि कितना डिस्टेंस का कितना पेट्रोल चाहिए होगा। यदि आपको क्या करना है 540 किलोमीटर चलना है, तो भाई डिस्टेंस था 225, पेट्रोल लगा 25। अब अगर डिस्टेंस हो जाएगा 540 तो आपको यहां पे कितना पेट्रोल लगेगा वो बताना है। अच्छा, ये पता लगाने के लिए हमें पहले क्या पता होना चाहिए कि सर 1 लीटर पेट्रोल में गाड़ी कितना चल जाती है, तभी तो हम 540 तक पहुंच पाएंगे। यूनिटरी मेथड आप कक्षा 7वीं 8वीं में पढ़ चुके हैं, मतलब 8वीं में तो है ही, आप 7वीं में आपने पढ़ा होगा यूनिटरी मेथड, जहां आप एक की वैल्यू निकालते हैं। ठीक है, तो आप यहां पर निकालेंगे गाड़ी का एवरेज। ठीक है, तो एवरेज डिस्टेंस इन 1 लीटर, ये कैसे निकालोगे आप? सर 225 चलते हैं आप 25 लीटर्स में, तो इनको डिवाइड करके आपको समझ में आ जाएगा कि 1 लीटर में कितना चला जाता है। डिवाइड करने पे आपका जवाब आया 9।
ठीक है। अब ये जो डिवाइड करने पे आपका आंसर आया, डिवाइड करने पे आपकी एक कांस्टेंट वैल्यू आ रही है जो कि गाड़ी का माइलेज है, और ये कांस्टेंट ही रहेगा। गाड़ी का माइलेज जैसे 1 या 2 दिन में चेंज नहीं होता है, गाड़ी का एवरेज 1 या 2 दिन में चेंज नहीं होता है, वो कब होता है, उसको सालों साल लगते हैं, तो कुछ दिनों के लिए तो वो सेम ही रहता है। तो ये जो आपका डिवाइड करने पे जो आपका आंसर आ रहा है ये कितना आएगा, ये आएगा आपका कांस्टेंट वैल्यू। डिवाइड करने पे आया मतलब आप क्या यूज करेंगे यहाँ पे, डायरेक्ट प्रोपोर्शन के कैलकुलेशंस को यूज करेंगे। अब अगर आप खुद ही लॉजिक से सोचें कि भाई 25 लीटर में कितनी चल रही है और 540 में कितनी चलेगी, जब डिस्टेंस ज्यादा होगा तो ऑब्वियस सी बात है ज्यादा पेट्रोल पिएगी गाड़ी, गाड़ी को ज्यादा पेट्रोल चाहिए होगा, वेरी सिंपल। चलिए अब यहां पे आप सॉल्व कैसे करेंगे, तो भाई आपने k की वैल्यू तो पहले ही निकाली है 9, ठीक है। जो k की वैल्यू आपकी यहां हुई है, फिक्स हुई है, वो आगे भी कंटिन्यू होगी, तो आप कह सकते हैं कि 540 डिवाइड बाय b करने पे भी कांस्टेंट वैल्यू 9 ही मिलेगी। तो b की वैल्यू 540 डिवाइड बाय 9 इज इक्वल टू b। अब आप इसको सॉल्व करेंगे तो यहां पे आ जाएगा 60, 6 9 जा 54। b की वैल्यू आ गई 60, मतलब अगर आपको 540 किलोमीटर जाना है तो आपको 60 लीटर पेट्रोल भरवाना पड़ेगा या अपने पास रखना पड़ेगा, जिसकी मदद से आप आसानी से पूरा डिस्टेंस कवर कर पाएंगे। कैसे पता लगाया हमने, तो हमने पहले पता लगाया गाड़ी का एवरेज कितना है, माइलेज कितना है, जो भी आप कहना चाहें कि 1 लीटर में कितना चलती है, उस 1 लीटर में कितना चलती है कि जो वैल्यू आएगी वो हमेशा कांस्टेंट रहेगी, वो एक एवरेज फिक्स ही मिलता है, ठीक है। तो उसकी मदद से हमने फिर हमारे सवाल का जवाब ढूंढा। चलिए यहां पे हम करेंगे स्क्रीन क्लियर और मूव करेंगे सवाल नंबर 77 की तरफ। इसके 3 पार्ट्स हैं। फ्रॉम द फॉलोइंग टेबल डिटरमाइन इफ एक्स एंड वाई आर इन डायरेक्ट प्रोपोर्शन और नॉट। आपको जज करना है कि भाई डायरेक्ट प्रोपोर्शन है या नहीं। डायरेक्ट प्रोपोर्शन में क्या होता है सर, डिवीजन करने पे कांस्टेंट वैल्यू मिलनी चाहिए। तो यहां पे जो k की वैल्यू आपको पहले बार में मिलेगी वो सारे वैल्यूज में मिलनी चाहिए। फॉर एग्जांपल यहां पे देखिए 3/12 हो जाएगा 1/4, तो इस हिसाब से k की वैल्यू होनी चाहिए 1/4। चलिए 6/24 कितना होता है, 1/4 होता है। 15/45 1/3 हो जाएगा। 20/60 1/3 हो जाएगा। 30/120 1/4 हो जाएगा। तो आधे में 1/3 आधे में 1/4, तो ये डायरेक्ट प्रोपोर्शन में नहीं है। तो आप क्या लिखोगे, नॉट अ डायरेक्ट प्रोपोर्शन, NDP। एक बात और ध्यान रखनी है, जो राम होगा वो श्याम, जो राम नहीं होगा वो श्याम होगा, ऐसा कोई नियम नहीं है। अर्थात कि अगर डायरेक्ट प्रोपोर्शन में नहीं है तो इनडायरेक्ट में होगा, ऐसा कोई नियम नहीं है। हो सकता है कि वो डायरेक्ट में ना हो और वो इनवर्स में भी ना हो, तो ये वो वाला केस है जहां पे ये इनवर्स में भी नहीं है, ठीक है। इस बात का आपको ध्यान रखना है। इनवर्स का कैसे कैलकुलेट करते हो सर, मल्टीप्लाई करने पे आना चाहिए मैक्स सेम वैल्यू, ठीक है। चलिए अब यहां पे देख लेते हैं, तो यहां पे भी 1/6 आ रहा है यहां पे k की वैल्यू पहले वाले से। अब अगर वो कंटिन्यू होगी तो मतलब सही है। 7 6 होता है 42, ठीक है। 10 6 होता है 60, ठीक है। 16 इंटू 6 करोगे तो 6 6 36 96 आएगा, तो ये 1/6 आ रही है। अब क्योंकि चारों वैल्यू में, चारों हमारे पार्ट्स में सेम ही k की वैल्यू आ रही है, कांस्टेंट है k की वैल्यू, तो हम बोल सकते हैं कि हाँ ये डायरेक्ट प्रोपोर्शन का केस है। तो यहां पे हमने लिख दिया DP, जिसका मतलब है डायरेक्ट प्रोपोर्शन, ना कि दीपिका पादुकोण, ठीक है। कृपया पढ़ाई पे ध्यान दें, इन चीजों की ओर ना जाएं। चलिए अब आगे यहां पे देख लेते हैं। 1 और 1.5 को जब आप डिवाइड करेंगे तो अप्रोक्सीमेटली कितना आएगा। अब यहां पे तो आपको डिवाइड करके ही देखना पड़ेगा। सर ये हो जाएगा, वैसे अगर हम करेंगे तो 10/15 मतलब 2/3 लिख सकते हैं आप, है ना। कैसे, देखो मैंने लिखा ऊपर 10 नीचे 15, जो डेसिमल है उसको हमने क्या किया, हटा दिया, तो 10/15 मतलब 2/3। अब यही रेशियो अगर सब जगह पे मेंटेन हो रहा है तो मतलब ठीक है। 4/6 हो जाएगा 2/3। 9 और 135, तो ये हो जाएगा 90/135, है ना। 13.5 था, उसको आपने 135 लिख दिया। ये 15 के टेबल में आते हैं, तो ये 45 के टेबल में भी आएंगे शायद, तो 45 2 और 45 3 होता है, तो यहां भी 2/3 और लास्ट में भी 2/3 आ रहा है। क्योंकि k की वैल्यू 2/3 सब जगह पे वैल्यू हो रही है, सब जगह पे लग रही है, तो हम कह सकते हैं कि हाँ ये भी किसका केस होगा, ये भी क्लासिक केस होगा DP का, दैट इज डायरेक्ट प्रोपोर्शन का। क्या आपको ये समझ में आया? जी सर, कहीं कोई शंका मन में? नहीं सर, आसान सा प्रश्न, उससे भी आसान यहाँ पे जवाब। चलिए यहां हम करेंगे स्क्रीन को क्लियर। सवाल नंबर 77 होता है समाप्त। 78 में क्या बोल रहा है कि यदि A एंड B वैरी कर रहे हैं इनवर्सली, क्या कर रहे हैं, इनवर्सली वैरी कर रहे हैं, मतलब
प्रोडक्ट करने पे सेम वैल्यू, सेम कांस्टेंट मिलेगा, ठीक है। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ पी क्यू आर एक्स वाई जेड एंड एलिमेंट, ठीक है। तो पहले वाले में पी क्यू आर निकालना है, फिर आगे वाले केसेस में बाकी चीजें करनी है। चलिए, तो प्रोडक्ट निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, ए इंटू बी करना पड़ेगा। तो यहां पे होगा 16 इंटू 8 जो कि कितना होता है सर, 6 8 जा 48, तो 8 यहाँ पे 4 ऊपर, 6 1 जा 6 और यहाँ पे 4, तो 108 होना चाहिए ए इंटू बी की वैल्यू, जिसे आप के भी बोल सकते हैं। तो के हो जाएगा यहाँ पे 108, और जो के यहाँ लगा है वो सब जगह पे होगा। तो भाई पहले वाले केस में 8 इंटू पी करने पे कितना मिलेगा, के के बराबर। तो 8 इंटू पी करने पे आपको मिलेगा 108 के बराबर। तो p की वैल्यू हो जाएगी 108 डिवाइड बाय 8, दैट इज, डिवाइड करो सर, 8 1 जा 8, 28 बचेगा, 8 3 जा 24, कितना बचेगा सर 24, तो 13.5 आना चाहिए हमारे हिसाब से। कितना बोला आपने, 13.5। चलिए 8 1 जा 8, 28 बचेगा, 8 3 जा 24, 4 बचेगा, तो 13.5 आपके हिसाब से। चलिए लिख दिया यहाँ पे। नेक्स्ट में Q अपॉन 39, तो इसमें भी क्या होगा, वही रिश्ता कायम रहेगा। तो Q इंटू 39 इज इक्वल टू कितना आएगा यहाँ पे, 108 ही रहेगा। तो आपने Q की जगह पे लिखा 108 डिवाइड बाय 39, ठीक है। वैसे ये 3 के टेबल से शायद कैंसिल हो जाएंगे दोनों, जी हाँ बिल्कुल। तो ये हो जाएगा 13 जा, और ये हो जाएगा कितना सर, ये हो जाएगा 3 3 जा 9, कितना 3 3 जा 9, और फिर कितना बचेगा 18, तो 3 6 जा 18, 36 बाय 13, जिसको आप अगर और कैंसिल करना चाहें तो लगभग 2 पॉइंट यहाँ पे 78 के बराबर आएगा, 2.7 लिख लीजिए। चलिए ठीक है, लास्ट वाला है 25 अपॉन आर। तो भाई 25 अपॉन आर करने पे भी क्या होगा सर, इनवर्स प्रोपोर्शन है, सेम ही आएगी के की वैल्यू। तो यहाँ पे हो जाएगा आर इक्वल टू 108 अपॉन 25। तो भाई 108 को जब आप 25 से डिवाइड करेंगे तो 25 चौके होता है 100, आपने लगाया डेसिमल 80, तो 4.3 समथिंग आ सकता है यहाँ पे आपका जवाब, ठीक है। चलिए, तो आर पी क्यू आर तीनों की वैल्यू हमने यहां प्राप्त कर ली है, क्योंकि ये किसमें थे, इनवर्स प्रोपोर्शन में थे। तो प्रोडक्ट करने पे सेम वैल्यू आएगी, उसी लॉजिक का यूज करके हमने इस सवाल को सॉल्व किया है। तो यहां पे हम करेंगे स्क्रीन को क्लियर और मूव करेंगे अगले पार्ट की ओर। अब यहाँ पे सेकेंड क्वेश्चन है हमारा वही कि एबीसी इनवर्सली वैरी कर रहे हैं। तो आप क्या लिखोगे यहाँ पे, इनवर्स वैरी कर रहे हैं, मतलब सीधे सीधे सबसे पहले क्या चीज आपके दिमाग में आती है कि भाई प्रोडक्ट कांस्टेंट होगा, जिसकी मदद से आप आसानी से इनवर्स वेरिएशन को डील कर पाएंगे। प्रोडक्ट कैसे निकालेंगे सर, ए इंटू बी करने पे, जो कि आएगी के की वैल्यू। अब यहाँ पे देखो, पहले वाले में अननोन क्वांटिटी, दूसरे में भी अननोन, तीसरे वाले में जाके आपको के की वैल्यू प्राप्त होगी। तो 15 इंटू 6 करेंगे, 6 5 जा 30, 0 यहाँ 3 ऊपर, 6 1 जा 6, 7 8 9, तो के की वैल्यू आएगी 90। अब इस के की वैल्यू की मदद से हम यहाँ पे तीनों अननोन क्वांटिटीज को निकालने का प्रयास करेंगे। चलिए, सबसे पहला होगा भाई 2 इंटू एक्स करने पर भी आना चाहिए के, क्योंकि इनवर्स प्रोपोर्शन है, सारी वैल्यू फॉलो करेंगे रूल्स। तो 2 इंटू एक्स करने पे आपको मिलना चाहिए 90, तो x की वैल्यू आएगी 90 अपॉन 2, दैट इज x की वैल्यू आएगी यहाँ पे 45, कितनी 45। चलिए, अब इसके बाद जब आप आगे बढ़ेंगे यहाँ पे देखेंगे तो y इंटू 12.5 करने पर क्या मिलना चाहिए आपको सर, यहाँ पे भी हमें मिलनी चाहिए k की वैल्यू, दैट इज 90। तो y की वैल्यू होगी यहाँ पे 90 डिवाइड बाय 12.5। चलिए, आप लेंगे, अगर डेसिमल को हटा के आप सॉल्व करने का प्रयास करेंगे तो आपको मिलेगा 900 होल डिवाइड बाय 125। नीचे से डेसिमल हटा तो ऊपर एक एक्स्ट्रा जीरो आ गया। इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई यदि हम करें तो मैं लिख रहा हूं इसको 9 इंटू 100 अपॉन 125, ठीक है ना। भाई मेरी मैथ्स थोड़ी वीक है, तो मैं थोड़ा स्मॉल स्मॉल पीसेस में ब्रेक करके सॉल्व करने का प्रयास करता हूं। तो यहाँ पे 25 4 जा 25 5 जा, फाइनली कितना बचा आपके पास, 9 चौके हो जाएगा 36/5, जो कि हो जाएगा 7.2 के बराबर, ठीक है। चलिए, ये हो गया हमारा सेकेंड पार्ट। थर्ड पार्ट में आपको मिलेगा 10 इंटू जेड करने पे 90 के बराबर। तो z की वैल्यू आएगी 90 अपॉन 10, दैट इज z की वैल्यू सीधे सीधे आ जाएगी सिंपल टर्म्स में 9। तो भाई आपको x मिल रहा है 45, आपको y मिला 7.2 यहाँ पे, और यहाँ पे आपको मिल रहा है z की वैल्यू 9। एक बार चेक कर लो फ्लो सर, जहां पे जब ये वैल्यू बढ़ी तो ये वैल्यू 45 से 12.5 हो गई, घट गई, ठीक है। चलिए, वेरी गुड। यहाँ पे
जब आपने 7.2 को 6 तक लेके गए तो 12.5 हो गया 15, और फिर 6 से जब आप 10 पे गए तो 15 आ गया 9। तो रिवर्स प्रोपोर्शन चल रहा है, एक चीज बढ़ रही है तो दूसरी घट रही है, मतलब इनवर्स प्रोपोर्शन वैलिड है। हमारे आंसर्स भी लगभग तो ऑलमोस्ट सही हैं। हम करेंगे यहाँ पे स्क्रीन को क्लियर और मूव करेंगे थर्ड पार्ट की तरफ। अब थर्ड पार्ट में भी वही कहानी, इनवर्स प्रोपोर्शन का क्या अर्थ होता है? सर इनवर्स प्रोपोर्शन का अर्थ होता है प्रोडक्ट कांस्टेंट। प्रोडक्ट किसके बराबर होगा? कांस्टेंट होगा, सब जगह पे सेम रहेगा। तो यहां पे भी a इंटू बी करने पे k मिलना चाहिए। पहले वाले में अननोन क्वांटिटी, दूसरे में भी अननोन, तीसरे में भी अननोन, फाइनली फोर्थ वाले में जाके आपको k की वैल्यू मिल रही है। और जो k की वैल्यू आपको यहां पे इन दोनों से मिल रही है वो सब जगह पे सही रहेगी, सब जगह पे एप्लीकेबल होगी, क्योंकि भाई इनवर्स प्रोपोर्शन है। और इनवर्स प्रोपोर्शन क्या कहता है? प्रोडक्ट रहेगा कांस्टेंट। चलिए सबसे पहले आएगा l इंटू 5 करने पे 60। l इक्वल टू कितना हो जाएगा? 60/5 हो जाएगा। दैट इज l की वैल्यू हो जाएगी 12। 12 5 होता है 60। चलिए पहला पार्ट डन। दूसरा पार्ट 9 इंटू m करने पर भी आना चाहिए 60, तो m की वैल्यू हो जाएगी 60/9। अब जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपको मिलेगा यहां पे 9 6 54 है ना, कितना बचेगा? 6 बचेगा। फिर से आप लगाएंगे शून्य, तो फिर से 9 6 54। तो इस तरीके सिलसिला चलता रहेगा। आप 6.6 लिख सकते हैं या फिर 60/9 भी लिख सकते हैं। चलिए तो 6.6 या 6.7 आप जो भी लिखना चाहें, क्योंकि अब इसको कैंसिल करेंगे तो वैसे ये हो जाएगा 10/3, क्योंकि 6 कितने जा 3 यहां पे हो जाएगा 20, 3 2 जा 6 तो 20, और यहां पे हो जाएगा 20/3 माफ कीजिएगा, जो कि होगा 6.67 के बराबर, या 20/3 भी आप लिख सकते हैं। चलिए 6 7 लिख लेते हैं लास्ट में। अब यहां पे आगे है लास्ट वाला, n इंटू 25 इज ऑल्सो इक्वल टू 60। तो n की वैल्यू हो जाएगी 60/25, जो कि हो जाएगा यहां पे कितना? सर यहां पे हो जाएगा, यदि हम कैंसिल करेंगे इसको तो 5 के टेबल से, तो ये हो जाएगा 12 5 जा 60, 5 5 जा, तो ये हो जाएगा 5 2 जा 10, 2.4 हो जाएगा लगभग। कितना? 2.4। तो n की वैल्यू आ गई 2.4। चलिए l कितना था? l था 12। अब आप चेक कर लीजिए, यदि आपका ऊपर वाला वैल्यू डिक्रीज हो रहा है, नीचे वाला इंक्रीज होना चाहिए, एटलीस्ट इतना तो होना ही चाहिए। तो 12 से हो गया 9, 5 से हो गया 6.6, ठीक है, ये डिक्रीज हो गया, वो इंक्रीज हो गया। 9 से हो गया 2.4, तो मतलब ये भी इंक्रीज होना चाहिए, ये भी इंक्रीज हो गया। फिर 2.4 से हो गया 6, मतलब इंक्रीज हुआ है, तो नीचे वाला होना चाहिए डिक्रीज, तो 25 का हो गया 10। तो लगभग ते ऑलमोस्ट यहां पे आपको अंदाजा लग जाता है कहीं आपने कुछ बेसिक एरर तो नहीं किया। कैलकुलेशन मिस्टेक हो सकती है, वो तो हम सबसे हो सकती है, तो एक बार ध्यान से करें और एक बार चेक कर ले अंतिम जब आप सवाल सॉल्व कर लेंगे उसके बाद। क्वेश्चन नंबर 79, इफ 25 मीटर्स ऑफ अ क्लॉथ कॉस्ट ₹337.50, ठीक है, 25 मीटर कपड़ा आपको कितने का मिल रहा है? 337.5 का मिल रहा है। अब आपसे पूछ रहा है व्हाट विल बी द कॉस्ट ऑफ 40 मीटर्स ऑफ द सेम टाइप ऑफ क्लॉथ, ठीक है। अब यहां पे पहले हमें यह जज करना है कि ये डायरेक्ट प्रोपोर्शन में है कि इनवर्स प्रोपोर्शन में है। पहले हम यूज करते हैं थोड़ा सा हमारा लॉजिक, ठीक है। लॉजिक के हिसाब से सर जैसे जैसे कपड़े की लंबाई बढ़ती जाएगी उस हिसाब से उसकी प्राइस भी बढ़नी चाहिए। तो यहां पे आप लिख देंगे क्या? यहां पे आप लिख देंगे लेंथ और नीचे लिख देंगे प्राइस। ऑब्वियस ही बात है भाई, ज्यादा लंबा कपड़ा लोगे तो ज्यादा पैसे चुकाने पड़ेंगे। तो 25 मीटर की लेंथ के हो गए 337.5, ठीक है। 50 है तो 5 ही लिख सकते हैं आप। अब आपको बताना यदि 40 मीटर है लेंथ तो प्राइस कितना होगा पहले पार्ट में। दूसरे पार्ट में यदि 810 रुपए का कपड़ा खरीदा गया है तो उसकी लंबाई कितनी है आपको वो बताना है, ठीक है। यहां पे हम लिख लेते हैं बी, यहां पे हम लिख लेते हैं ए। अब आप खुद सोचिए जब कपड़े की लंबाई बढ़ेगी तो क्या उसके पैसे बढ़ेंगे? जी हां सर बिल्कुल, क्योंकि भाई दुकानदार को महंगा पड़ेगा, वो अगर ज्यादा क्वांटिटी बेच रहा है तो उसको ज्यादा पैसे चाहिए होंगे। तो ये क्या हुआ सर? ये प्रथम दृश्य डायरेक्ट प्रोपोर्शन का केस बन रहा है, ठीक है। अब जरा हम लॉजिक देखते हैं मैथमेटिकली कि क्या होना चाहिए। सर 25 मीटर है 337.5 का, इसको यदि हमें आगे सॉल्व करना है या चेक करना है तो पहले हमें यह पता होना चाहिए कि 1 मीटर का प्राइस कितना होगा, क्योंकि सर 1 मीटर का प्राइस पता होगा तभी तो हम 40 मीटर या फिर 50 मीटर का लेंथ निकाल पाएंगे। चलिए प्राइस ऑफ 1 मीटर कितना हो जाएगा? सर पूरे 25 मीटर का था 337.5,
इसको जब आप 25 से डिवाइड करेंगे तो आपको समझ में आएगा कि इतना होगा 1 मीटर क्लॉथ का प्राइस। और ये वैल्यू क्या रहेगी, ये वैल्यू सदैव रहेगी कांस्टेंट, क्योंकि भैया जो प्राइस है कपड़े का वो तो वही रहेगा ना, वो थोड़ी चेंज हो जाएगा, थोड़ी 10 मीटर का अलग और 15 का अलग और 20 का अलग रहेगा। हालांकि जब आप रियल लाइफ में खरीदते थोड़ा डिस्काउंट ले लेते हैं, पर यहां पे वैसा कुछ अभी लिखा नहीं है तो हम उसको अज्यूम नहीं करेंगे। चलिए, तो ये हो गया आपका प्राइस कांस्टेंट, ठीक है। इसके बाद अब आपको ये कैसे आया ये पता होना चाहिए। तो सर ये डिवाइड करने पे आई कांस्टेंट वैल्यू, और जैसे ही आपको डिवाइड करने पे कांस्टेंट वैल्यू मिले, आप क्या ध्यान रखने की किसका केस हो जाएगा, डायरेक्ट प्रोपोर्शन का केस हो जाएगा, जैसा कि हमने ऊपर भी लिखा। तो दोनों ही लॉजिक से, लॉजिक मतलब हमारे मेंटल लॉजिक से, सोच समझने से, और मैथमेटिकली भी डायरेक्ट प्रोपोर्शन का केस बन रहा है। तो हम शुरू करते हैं हमारे पहले पार्ट को, जहां पे क्या बोल रहा है कि भाई आपको 40 मीटर यदि कपड़ा है तो कितना पैसा होगा ये बताना है। तो भाई के की वैल्यू जो कि कांस्टेंट वैल्यू है 337.5, उसको आप डिवाइड करेंगे 25 से, और ये बराबर किसके होगा, ये बराबर होगा भाई बी अपॉन किसके, 40 के। देखो यहां पे आपने 337.5 अपॉन 25 लिखा है, यहां पे आपने लेकिन वैल्यूज को टेबल में उल्टा लिखा है। तो ध्यान रखना है, अगर सेम जगह पे लेंथ आएगी और सेम जगह पे प्राइस आएगा। अगर यहां पे प्राइस न्यूमरेटर में है तो यहां पे भी न्यूमरेटर में ही रहेगा। अगर आप उल्टा सीधा कर देंगे तो फिर गड़बड़ हो जाएगी, तो इस बात का विशेष ध्यान रखें। चलिए, तो ये हो जाएगा 337.5 इंटू 40 होल डिवाइड बाय 25 शुड बी इक्वल टू बी की वैल्यू। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, डिवाइड करके देख सकते हैं। वैसे 40 का जो शून्य है वो इसके डेसिमल को हटाने में हेल्प करेगा। तो यहां से आपको मिलेगा एक वैल्यू कि भाई 3375 इंटू 4 करने पर होल डिवाइड बाय 25 करने पे आपका जवाब क्या आएगा, बी की वैल्यू आएगी। चलिए, आपने कहा, हमने मान लिया। अब हम क्या करेंगे, सर 3375 और 25 डिविजिबल हैं, तो हम इसको चेक कर लेते हैं। 25 से अगर आप डिवाइड करने का प्रयास करेंगे, 25 1 जा 25, कितना बचेगा सर, वहां पे बचेगा 5 और 3 8, तो यहां पे आया 87, ठीक है। 87 का मतलब कितना हो गया, सो 25 3 जा होता है 87, ठीक, सॉरी 75 होता है, तो कितना बचेगा सर, वहां से आपके पास बच रहा है 125, ठीक है। 75 से लेकर 87 जाएंगे, 12 बचेगा, तो 135 हो जाएगा यहां पे। तो 135 इंटू 4 करने पे आपको मिलेगी बी की वैल्यू। एक बार फिर से डिवीजन चेक कर लें, 25 अंदर 25 कितना बचा, 8 बचा 87, ठीक है। 25 3 जा होता है 75, तो 75 और 87 के बीच में 12 का गैप, ये 12 और लास्ट का 5 हो गया 125 के बराबर, जो कि 25 के 5 में होता है। तो 135 इंटू 4 करने पे 4 5 20 0 यहाँ 2 ऊपर, 4 3 जा 12 13 14 1 यहाँ 1 ऊपर, 4 1 जा 4 और यहाँ पे हो जाएगा 5। 540 रुपए का कपड़ा आएगा, कितने रुपए का, 540 रुपए का। एक बार दोबारा चेक कर ले, 5 4 जा 20 0 यहाँ 2 ऊपर, 4 3 जा 12 13 14 1 कैरी, 4 1 जा 4 5, जी हाँ बिल्कुल 540 रुपए का बी की वैल्यू आ रही है। तो बी की वैल्यू कितनी, 540 में यहां पे लिख देता हूं, ठीक है। चलिए, हमने लिख दिया यहाँ पे बी की वैल्यू 540। अब हम आते हैं तीसरे पार्ट पे, तो उसके लिए हम दूसरा पार्ट है हमारे सवाल का। तो यहाँ पे जो मेरे पास जो भी जानकारी है उसे मैं हटा रहा हूं, क्योंकि हम पहले ही इसको सॉल्व कर चुके हैं, आपने भी देख लिया होगा, ऐसी हमारी आशा है। चलिए, ये भी हट गया, यहाँ पे भी सब कैलकुलेशन हमने हटा दिए, 540 हमारा आंसर आ गया था। चलो अब क्या करेंगे यहाँ पे सेकंड पार्ट के लिए। सेकंड पार्ट के लिए सर आपको लेंथ बतानी है क्लोथ की, यदि 810 रुपए का कपड़ा खरीदा है, ठीक है। तो भाई हमारा रिलेशन क्या था, रिलेशन था कि सर जितना प्राइस है होल डिवाइड बाय 25, ठीक है। अब जब आपने 810 रुपए खर्चा किया है तो कितना कपड़ा लिया होगा ये आपको बताना है। क्या करेंगे सर, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा यहां पे, तो ये हो जाएगा A इक्वल टू 810 इंटू 25, और यहां पे क्या होगा, यहां पे होगा 337.5। जो 337 है ये यहां पे जाएगा नीचे, तो A की वैल्यू आपको मिलेगी 810 इंटू 25 अपॉन 337.5। हमने 25 और 337.5 को वैसे सॉल्व किया है, कितना आता है सर, वैसे वो आता है यहां पे सॉल्व करने पे 13.5। अब हम इसकी मदद से आसानी से अपना आंसर निकाल सकते हैं। तो A की वैल्यू हो जाएगी 810 डिवाइड बाय 13.5, जिसको आप कितना लिख सकते हैं, आप इसको लिख सकते हैं 8100 अपॉन 135, ठीक है ना।
क्या किया आपने? आपने डेसिमल को हटाया और एक जीरो एक्स्ट्रा लगा दिया, तो ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी जरा कैलकुलेट करके बताओ। डिवाइड करो, कितना आएगा सर? 135 और 8100 है। इसको जब हम सॉल्व करेंगे हमारा आंसर आएगा 60 सेंटीमीटर आएगा आपका यहाँ पे आंसर। ए की वैल्यू कितनी आएगी? 60 सेंटीमीटर आएगी, क्योंकि देखो सॉरी मीटर्स आएगी, क्योंकि यहाँ पे सब कुछ किस में चल रहा है? मीटर्स में चल रहा है। तो ये भी क्या होगा? 60 मीटर कपड़ा आप ले पाएंगे यदि आप 810 रुपए का खर्चा कर रहे हैं तो। ठीक है, दोनों सवाल हो गए सॉल्व? यस सर, स्क्रीन करेंगे क्लियर, क्योंकि अगला सवाल अप्रोच करना है। सवाल क्रमांक 8080। A swimming pool can be filled in 4 hours by 8 pumps। 4 घंटे 8 पंप ऑफ द सेम टाइप। सेम टाइप मतलब क्या हो गया भाई? सारे पाइप की जो पंप हैं उनकी जो कैपेसिटी है, जो पाइप की मोटाई वगैरह है, वो सब सेम ही है, कुछ डिफरेंस नहीं है। हाउ मेनी सच पंप्स आर रिक्वायर्ड if the pool is to be filled in 2/3 hours। ठीक है, ऐसे कितने पंप रिक्वायर्ड होंगे यदि आपको उस पूल को 2/3 घंटों में फिल करना है तो। अब यहां पे आप सोचिए क्या करना है सर? यहां पे जो अल्टीमेट गोल है, जो हमारी मंजिल है, वो है पूल को फिल करना। तो यहां पे पूल की जो कैपेसिटी है वो है आपका कांस्टेंट। ठीक है कि भाई इसको फिल करना है। अब इसको फिल कैसे कर सकते हैं सर? इसको फिल कर सकते हैं 4 घंटे में और 8 पंप की मदद से। तो भाई पंप कितना पानी चाहिए सर? इतना पानी चाहिए कि जितना 4 घंटे 8 पंप चलाने से मिलेगा। तो ये हमारी हो गई यहां पे कैपेसिटी कि भाई 4 घंटे 8 पंप। तो ये 32 जो आपको मिला, ये है आपकी कांस्टेंट वैल्यू, कि मान लीजिए इतना वर्क करना है, इतना काम करना है, इतना पूल भरना है 32 के बराबर। ठीक है, तो ये कैसे मिला? प्रोडक्ट से। प्रोडक्ट से क्या मतलब है हमारा कि यहां पे क्या होगा? इनवर्स प्रोपोर्शन होगा। अब जरा आदरणीय सम्माननीय आपके मस्तिष्क जी का इस्तेमाल भी करेंगे हम लोग, कि लॉजिकली अगर हम देखें, गणित को 2 मिनट के लिए साइड में रखें, कि प्रभु जब आपने यहां पे टाइम और पंप के यहां पे लिखा, तो यहां लिखा आपने पंप और यहां लिखा आपने टाइम। तो पंप थे 8, टाइम था 4। अब टाइम हो गया यहां पे 2/3, तो पंप की संख्या बतानी है। अब जब आपको कम समय में काम खत्म करवाना है तो क्या करना पड़ेगा सर? ज्यादा पंप लगाने पड़ेंगे। तो यहां पे समय में आई गिरावट, परंतु पंप की संख्या में आएगा यहां पे उछाल। जब समय कम करना है किसी चीज को करने का तो क्या करोगे? ज्यादा मेहनत, ज्यादा काम, मतलब ज्यादा पंप का उपयोग। उल्टा कनेक्शन मतलब क्या होता है? इनवर्स। तो हमारे दोनों ही लॉजिक से, लॉजिकल रीजनिंग की मदद से भी और मैथमेटिकल रीजनिंग की मदद से भी क्या आ रहा है? इनवर्स प्रोपोर्शन का केस बन रहा है। तो मतलब हम सही ट्रैक पे चल रहे हैं। तो ये जो 4 × 8 जो k की वैल्यू आई है 32, ये तब भी कायम रहेगी जब भैया आपको 2/3 आवर्स में पूरा काम खत्म करना है। इसको आप अब मिक्स फ्रैक्शन से करोगे, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज, तो 3 2 जा 6, 6 और 2 हो जाएगा 8/3। तो यहां हो जाएगा 32 = a × 8/3। तो 32 × 3/8 इज द वैल्यू ऑफ a। तो ये हो जाएगा 4, 4 3 12 इज द वैल्यू ऑफ a। ठीक है, 12 इज द वैल्यू ऑफ a, मतलब 12 पाइप लगेंगे तब जाके 2/3 आवर्स में पूरा जो पूल है वो फिल हो पाएगा। कितने? 12 पंप। पहले कितने लग रहे थे? पहले 8 लग रहे थे। तो देखिए यहां पे आपने टाइम को जैसे ही कम किया, पंप की संख्या आपकी बढ़ गई। बहुत सिंपल सरल कैलकुलेशन, यहां पे कोई भी दिक्कत नहीं है। हमने आसानी से इसको सॉल्व कर लिया और हमारा आंसर निकाल दिया है। इसी के साथ सवाल क्रमांक 8080 होता है समाप्त। सवाल नंबर 1881 क्या बोल रहा है आपसे कि भाई कॉस्ट ऑफ 27 kg ऑफ आयरन इज 1080। 27 किलो आयरन की जो प्राइस है वो कितनी है? 1080 है। अब आपको बताना है व्हाट विल बी द कॉस्ट ऑफ 120 kg ऑफ आयरन ऑफ सेम क्वालिटी। अब अगर क्वालिटी सेम है तो प्राइस भी सेम रहेगा, अर्थात जो 1 kg आयरन का प्राइस है वो रहेगा फिक्स। ठीक है, तो हम निकालेंगे यहां पे 1 kg आयरन प्राइस, 1 kg आयरन प्राइस क्या होगा सर? 1080 पे किए हैं कितने के लिए? 27 किलो के लिए। तो इनको डिवाइड करेंगे तो जो भी वैल्यू हमें मिलेगी वो हमारी कांस्टेंट वैल्यू होगी, जो कि 1 किलो का प्राइस होगा। कैसे मिला आपको 1 किलो का प्राइस? डिवाइड करने पे, मतलब क्या है यहां पे? डायरेक्ट प्रोपोर्शन है। अब जरा हम टेबल बना के इसका लॉजिकल रीजनिंग भी देख लेते हैं कि क्या सही में डायरेक्ट प्रोपोर्शन है या फिर नहीं।
चलिए, तो यहां पे आप देखेंगे क्वांटिटी और नीचे प्राइस। क्वांटिटी कितनी है 27, तो प्राइस कितना हो गया 1080। अब आपको क्वांटिटी बढ़ानी है, कितनी करनी है 27 की जगह 120 करनी है, तो प्राइस कितना होगा वो आपको बताना है। चलिए कैसे निकालेंगे हम प्राइस? सर अब तो सिंपल है कि भाई 1 किलो का प्राइस फिक्स है, तो उसी का रेशियो यूज करके हम आगे वाले कैलकुलेशंस कर सकते हैं। तो 1080 अपॉन 27 ये किसके बराबर होगा? ये बराबर होगा b अपॉन 120 के, क्योंकि यहां पे देखो अगर आपने डिनोमिनेटर में क्वांटिटी रखी है तो यहां पे डिनोमिनेटर में क्वांटिटी ही आएगी, उल्टा कर दोगे तो पूरा सवाल गलत हो जाएगा, बाद में बोलना मत कि बताया नहीं। 27 और 108 में कनेक्शन है, 27 इंटू 4 करते हो तो शायद 108 आता है, एक बार करके देखो। 27 चौके 28, 8 यहां 2 ऊपर, 4 2 8 9 10, जी हाँ बिल्कुल है 108 आता है 27 इंटू 4 करने पर। तो यहां पे आप लिखेंगे कैंसिल करने के बाद यहां पे आएगा 4, तो जाएगा 40 इंटू 120, जो कि 120 यहां डिवाइड में है, साइड चेंज करेगा तो मल्टीप्लीकेशन, 12 चौके हो जाएगा 48, तो 4800 आएगी बी की वैल्यू, मतलब 4800 रुपए का पड़ेगा आपको आयरन। कितना? 120 किलो, क्योंकि 27 किलो पड़ रहा है 1080 का। कैसे निकाला हमने? पहले 1080 और 27 वाले लॉजिक से 1 किलो का निकाला, फिर उसकी मदद से 120 का हमने निकाल दिया। चलिए आसान सवाल, उससे भी आसान था आपका ये जवाब। सवाल नंबर 81 यहां होता है समाप्त। तो सवाल नंबर 82, एट अ पर्टिकुलर टाइम, किसी समय पे, द लेंथ ऑफ शैडो ऑफ कुतुब मीनार वुड हुज हाइट इज 72 मीटर इज 80 मीटर। तो यहां पे आपको शैडो और उस पर्टिकुलर मॉन्यूमेंट की हाइट के बारे में चर्चा की है कि यदि हाइट है 72 तो शैडो कितनी बन रही है? 80 मीटर की बन रही है। ठीक है, अब आपको बताना है व्हाट विल बी द हाइट ऑफ इलेक्ट्रिक पोल द लेंथ ऑफ हुज शैडो एट द सेम टाइम इज 1000 सेंटीमीटर। ध्यान देने वाली बात, जैसे मैंने सवाल पढ़ा ना, यहां दिख रहा है सेंटीमीटर और यहां दिख रहा है मीटर। ठीक है, तो जब भी आप इनवर्स या डायरेक्ट प्रोपोर्शन का कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करें तो एक बात का विशेष ध्यान रखें कि जो आपके यूनिट्स हैं वो सेम होने चाहिए। अलग अलग होने पे सॉल्व करने का तरीका गलत हो सकता है, कभी कभी ठीक हो जाएगा, कभी कभी गलत भी हो सकता है। इसीलिए क्या करना है, कोशिश करना है कि सेम यूनिट में रहे। तो यदि मैं इसको टेबल के रूप में बना के दिखाऊं तो आप बोलेंगे दो चीजें यहां पे हैं। पहला होगा आपकी एक्चुअल हाइट, तो यहां लिख रहा हूं मैं एक्चुअल हाइट और यहां लिख रहा हूं शैडो। ठीक है, तो जब एक्चुअल हाइट है कितनी 72, तो शैडो कितनी है 80। और जब यहां पे आपको बताना है कि जब शैडो है 1000 सेंटीमीटर, अब देखो यहां पे 1 मीटर में होते 100 सेंटीमीटर, तो जब आप इस 1000 सेंटीमीटर को चेंज करोगे आपको मिलेगा कितना? केवल 10 मीटर। तो जब ये 10 मीटर हो गई है तो एक्चुअल हाइट कितनी होगी? देखो शैडो और बिल्डिंग में क्या कनेक्शन होगा सर? जितनी ज्यादा हाइट होगी बिल्डिंग की उतनी बड़ी शैडो बनेगी, या जितना बड़ा मॉन्यूमेंट होगा या जो भी ऑब्जेक्ट होगा उतनी ज्यादा बड़ी हाइट होगी, उतनी ज्यादा बड़ी शैडो होगी। तो जब आपकी शैडो की लंबाई गिर रही है, कम हो रही है, तो क्लियरली आपकी एक्चुअल हाइट भी कम होगी, तभी उसकी शैडो कम बन रही है। ठीक है, तो यहां पे क्या हो रहा है सर? यहां पे अब तक तो मुझे डायरेक्ट का केस दिख रहा है। ठीक है, अब हम थोड़ा गणित के हिसाब से देखें तो देखो यहां पे जो वो रेशियो होगा किसी भी बिल्डिंग की हाइट का और उसकी शैडो का, वो एक पर्टिकुलर टाइम पे कांस्टेंट ही रहेगा, कि इस पर्टिकुलर टाइम पे हर वो बिल्डिंग जो कि इस धरती पे है या जो कि उस सूर्य के सामने, मतलब जहां पे दिन है, वहां पे हाइट का और शैडो का वही रेशियो चलेगा। तो यहां पे आपका जो रेशियो है वो कांस्टेंट है, तो आप लिख सकते हैं भाई 72 मीटर की बिल्डिंग, 80 मीटर की शैडो, इनकी जो रेशियो है वो हमेशा क्या रहेगा? कांस्टेंट। तो आप लिख दो यहां पे HS रेशियो, मतलब हाइट शैडो रेशियो जो आपका है वो कांस्टेंट रहेगा। ये जो कांस्टेंट वैल्यू है ये कैसे आई है सर? ये आई है चीजों को डिवाइड करने से। ठीक है, हमने इन दोनों के बीच का रेशियो निकाला डिवाइड करके, तो यहां पे क्या आएगा? डायरेक्ट प्रोपोर्शन का केस बन रहा है। तो मतलब 72 अपॉन 80 जो कि हाइट और शैडो का रेशियो है वो यहां भी कायम रहेगा और आगे भी कायम रहेगा, जहां पे आपकी हाइट कितनी है? 10 मीटर है। 1000 सेंटीमीटर मतलब कितना हो जाएगा? 10 मीटर। ठीक है, और ऊपर आप लिख देंगे यहां पे मान लीजिए A।
यहाँ पे भी हम लिख देते हैं ए। चलिए इसको जब आप सॉल्व करने का प्रयास करेंगे तो ये 10 आ जाएगा यहाँ मल्टीप्लीकेशन में, तो 72 इंटू 10 होल डिवाइड बाय 80, शून्य से शून्य कैंसल, 8 9 हो जाएगा 72, तो ए की वैल्यू आएगी 9, मतलब 9 मीटर या फिर 900 सेंटीमीटर। यदि आप क्वेश्चन के हिसाब से जवाब लिखना चाह रहे हैं तो भाई यदि उसकी हाइट है इलेक्ट्रिक पोल की 900 सेंटीमीटर, तब उसकी शैडो कितनी बनेगी, 1000 सेंटीमीटर की बनेगी। ठीक जैसा कि हमें यहां पे 72 और 80 के केस में दिख रहा है। चलिए यहां पे हम करेंगे स्क्रीन को क्लियर, आसान सा ये प्रश्न, और मूव करेंगे सवाल नंबर 83। क्या बोल रहा है हमसे कि इन अ हॉस्टल ऑफ 50 गर्ल्स, ठीक है, एक हॉस्टल में 50 कन्याएं रहती हैं, 50 गर्ल्स रहती हैं, ठीक है, देयर आर फूड प्रोविजन फॉर 40 डेज, ओके, ठीक है, इफ 30 मोर गर्ल्स ज्वाइन द हॉस्टल हाउ लॉन्ग विल दिस प्रोविजन लास्ट। अब यहां पे क्या फिक्स होगा, देखो दिस प्रोविजन मतलब जो पहले है उतना ही, तो यहां पे आपका फूड प्रोविजन फिक्स है। अच्छा फूड प्रोविजन आएगा कैसे सर, देखिए 50 कन्याओं के 40 दिन का खाना, मतलब इतना खाना है हमारे पास, कितना हो गया 5 4 यहां पर जाएगा 20, तो 2000, ये जो 2000 फूड प्रोविजन है, 2000 जो खाना है वो फिक्स है, वो ही चलेगा आने वाले दिनों तक, तो ये हो जाएगा हमारा कांस्टेंट। और अगर ये कांस्टेंट है तो दिस वुड हेल्प अस फाइंड आउट कि इनवर्स है कि डायरेक्ट प्रोपोर्शन है। सर मल्टीप्लीकेशन या प्रोडक्ट से आ रहा है हमारा कांस्टेंट वैल्यू, तो मतलब हम कह सकते हैं कि यहां पे इनवर्स प्रोपोर्शन है। अब अगर हम अपना लॉजिक भी यूज करें तो एक टेबल ड्रॉ करके हमें लॉजिक समझने में आसानी होती है, ठीक है, तो यहां पे हम लिख देंगे गर्ल्स और नीचे लिख देंगे हम फूड, ठीक है, तो जब गर्ल्स की संख्या है कितनी 50, तो फूड कितना दिन चल रहा है, 40 दिन चल रहा है। अब जब आपने बोला कि 30 मोर गर्ल्स, तो 50 में 30 जोड़ देंगे तो 80 कन्याएं और हो गई हैं, तो आपको बताना है फूड कितने दिन चलेगा, बी की वैल्यू आपको फाइंड करनी है। कैसे फाइंड करेंगे हम, सर ये तो बहुत आसान हो जाएगा, क्योंकि जहां पे 2000 का जो फूड है, लाइक 2000 क्वांटिटी जो है फूड की, वही चलेगा इन 80 लोगों के लिए, और यहां पे नंबर ऑफ डेज हम कैलकुलेट कर सकते हैं। तो 2000 डिवाइड बाय 80 इज इक्वल टू बी के बराबर, शून्य से शून्य कैंसल, 8 और यहां पे कैंसल हो जाएगा, तो 8 कितने जा, सर ये कैंसल होगा, यहां पे 25 आना चाहिए, 8 2 जा 16, 4 बचेगा, 8 5 जा 40, तो 25 दिन तक आपके 25 डेज तक आपका भोजन चलेगा। जो पहले कितना चल रहा था, पहले जो कि 40 दिन तक चल रहा था, तो अब 25 डेज चलेगा। इसी के साथ ये सवाल भी आसानी से होता है समाप्त। तो हम करेंगे स्क्रीन को क्लियर और मूव करेंगे अगले पड़ाव की ओर, जो कि आपके लिए है बहुत इंपॉर्टेंट जानकारी। ये जानकारी है हमारी वेबसाइट के बारे में। तो भाई मैग्नेट ब्रेन्स की वेबसाइट अब फुल्ली फंक्शनल है, जहां पे आप अलग अलग चीजें आसानी से पढ़ सकते हैं। पर हमने ये बनाई क्यों है, देखो बहुत सिंपल सा लॉजिक है हमारा कि YouTube का जो हमारा चैनल है उस पर बहुत सारे वीडियोस है, मतलब बहुत सारे वीडियोस हैं, और उन सारे वीडियोस को, सारे लेक्चर्स को पढ़ाने में आपको हमें कई बार दिक्कत आती है, क्योंकि आप उन लेक्चर्स को ढूंढ नहीं पाते हैं, क्योंकि हर दिन नए वीडियो ऐड होते रहते हैं, कभी नए नए सेशंस बनते रहते हैं, तो आपके काम के लेक्चर्स वहां पे कई बार ऐसे गुम जाते हैं, आपके नोटिस में नहीं आते। तो यहाँ पे हमने क्या किया है, हमने सारी क्लासेस के अलग अलग टैब बना दिए हैं। आपको मान लीजिए एग्जाम्पलर पढ़नी है, आप एग्जाम्पलर के टैब पे क्लिक कीजिए, कक्षा 8वीं की या 7वीं की या 6वीं की जो भी एग्जाम्पलर हमने आपको डिलीवर की है वो सब आपको एक ही जगह पे मिल जाती है। उदाहरण के तौर पे आप कक्षा 8वीं के एग्जाम्पलर पढ़ना चाहते हैं, वहां पे वॉच नाउ के टैब पे क्लिक कीजिए। जैसे ही आप वॉच नाउ के टैब पे क्लिक करेंगे आपको इस तरीके से एक चैप्टर वाइज लिस्ट मिल जाएगी, हर एक चैप्टर में कितने लेक्चर्स हैं वो जानकारी मिल जाएगी, किस लेक्चर में क्या पढ़ाया है वो भी आपको यहाँ पे मिल जाता है। बस आपको करना क्या है, यहाँ पहुंच के अपना जो भी लेक्चर आप कवर करना चाहते हैं उसके वॉच नाउ के टैब पे क्लिक करना और आप आसानी से पूरा लेक्चर देख सकते हैं, कुछ इस प्रकार। और यहाँ पे सबसे अच्छी बात तो यह है भाई साहब कि जब आप इस लेक्चर को पढ़ते हैं तो यहाँ पे न कोई एडवर्टाइजमेंट आती है, न कोई डिस्ट्रैक्शन, न कोई नोटिफिकेशन, न कोई सजेशन, केवल और केवल आपका और हमारा पूरा ध्यान कहाँ रहता है, पढ़ाई पे रहता है। और यहाँ पे सेम टीचर, सेम लेक्चर, सेम क्वालिटी के साथ डिलीवर करते हैं, कुछ अलग नहीं होता, एक्सेप्ट दोस्त जो आपके हिंड्रेंसेस होते हैं वो थोड़े कम हो जाते हैं। एंड विद दिस वी कम टू द एंड ऑफ आवर सेशन। इस सेशन में हमने क्या किया बेसिकली, तो इस सेशन में हमने हमारा जो यूनिट 10 है एनसीईआरटी एग्जाम्पलर कक्षा 8वीं गणित का,
उसका हमने चैप्टर शुरू किया था, डायरेक्ट एंड इनवर्स प्रोपोर्शन जिसका नाम है। बहुत सारे सब्जेक्टिव क्वेश्चन हमने सॉल्व किए और कुछ अभी बाकी है जो हम अगले सेशन में कवर करेंगे। आपको क्या करना है, आपको छोटा सा होमवर्क करना है। इन सारे सवालों को यदि आपको समय मिले, वो तो मिलना ही चाहिए, एक बार दोबारा सॉल्व कर लें ताकि आपकी इन पूरे चैप्टर की तैयारी एकदम स्ट्रांग हो जाए। एक छोटा सा रिक्वेस्ट और, वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब एंड यस वीडियो को शेयर जरूर करें, बिकॉज नॉलेज जितना आप स्प्रेड करेंगे, जितना आप बांटेंगे, उतना आपको भी मिलेगा। बाकी तो अपना ख्याल रखें, अच्छे से पढ़ाई करें, स्टे होम, स्टे सेफ, टेक केयर, बाय बाय, गुड डे, सी यू सून।